सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच यकीन नीट 2.0 के अंदर। आज मैं आपको छोटे छोटे दो टॉपिक्स पढ़ाऊंगा और मेरे भाई इन टॉपिक्स को मैं 3 से 4 बार खुद ही इस लेक्चर में रिवाइज करवाने वाला हूं, जिससे कि जब आप इस लेक्चर को एक बार देखें खुद भी रिवीजन के लिए तो ऑटोमेटिकली रिकैपिचुलेशन इतनी सॉलिड हो कि आप एक भी पॉइंट ना भूल पा रहे हो। यहां से जो क्वेश्चन बन के आते हैं पेपर में वो सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जो होंगे उनकी भी मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। यानी यहां जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे उनसे बाहर पेपर आने की प्रोपेंसिटी एकदम निल है। तो आराम से बैठ करके मेरी हर एक बात को सुनिएगा, बहुत गौर से समझिएगा एंड देन आफ्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे नेक्स्ट चैप्टर ऑफ जेनेटिक्स को, जहां सारी क्लासेस हम लोग लाइव लेंगे क्योंकि हर टॉपिक का टेंशन मांगता है। ये टॉपिक जो बचा हुआ है ये तो फिर भी थ्योरेटिकल है, लेकिन मेरे दोस्त आने वाला जो टॉपिक है वो एकदम लाइव अटेंशन आपकी डिमांड करेगा। कुछ एक टॉपिक्स को छोड़ के तो हम एकदम बाकी सारी चीजें लाइव पढ़ने वाले हैं। एंड मेरे दोस्त माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी एक टॉपिक बहुत शानदार आता है जिसका नाम है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड गोबर गैस प्लांट। उसको भी लाइव पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आने वाले वीक में कम से कम 2 से 3 क्लासेस एक्स्ट्रा हो रही होंगी। 2 मान के चलो, अभी के लिए ज्यादा होती हैं तो बेहतर, लेकिन कम से कम 2 क्लास हम लोग मान के चलेंगे कि आपकी एक्स्ट्रा होने वाली हैं आने वाले वीक के अंदर। यानी मंडे से सैटरडे के बीच में ये क्लासेस आपकी लगेंगी ही लगेंगी। अब मेरे दोस्त हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का बचा हुआ पार्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो कंसेप्चुअल पार्ट था, द मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कैसे चीजों को आपका बकायदा सीक्वेंस किया गया था, सेंगर सीक्वेंसिंग क्या थी, होल जीनोम सीक्वेंसिंग क्या थी, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स क्या थे, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके थे। कौन कौन से नॉन ह्यूमन मॉडल्स को आज तक हम सीक्वेंस कर चुके हैं ये हम लोग देख चुके थे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स के क्या क्या बेनिफिट थे वो हम लोग देख चुके थे। काफी सारी चीजें हमने पढ़ ली थी, बस नंबर्स रह गए थे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हर चीज मैं 3 से 4 बार रिपीट कराऊंगा। क्यों? क्योंकि नंबर्स है भैया, याद करने की चीज है। पहली बार में तो आपको अपना फोन नंबर भी याद नहीं हुआ होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रिपीटेशन के बाद याद होती हैं। सेम वही चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनको आप लॉजिक से थोड़ा बहुत गणित लगा के, थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा के ऊपर नीचे करके नंबर्स को याद करने की कोशिश करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम। और धीरे 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 आपके दिमाग में नंबर सेट होते चले जाएंगे। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आई विल मेक श्योर कि मैं क्लास में ही, क्लास के एंड तक आपको ये सारे नंबर्स याद करा दूं। एंड देन एक छोटा सा मैकेनिज्म है आपका डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, बहुत छोटा मैकेनिज्म है, उसको हम लॉजिकली समझ रहे होंगे तो सारी चीजें डिकोड हो जाएंगी मेरे भाई। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की तुनिक तुनिक हो जाएगी आराम से। लेकिन मेरी पूरी बात सुनना, एकदम बिंदास बैठ के सुनना। लिखने का काम चाहे आप बाद में करते रहना, दैट इज कंप्लीटली योर कॉल, लेकिन मेरी बातों को सुनना बहुत गौर से है। दिस लेक्चर इज अ कंप्लीटली थ्योरेटिकल सेशन। कुछ चीजें कंसेप्चुअल हैं यहां पर भी, लेकिन अधिकतर चीजें याद करने की हैं। तो जो याद करने की चीजें वो मैं याद करा दूंगा, लेकिन सुनते रहना मेरे भाई, मिस मत कर जाना किसी भी पॉइंट को। अब देखिए यहां पर मैंने लिखा है गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम क्या क्या करना चाहते हैं, एंड यहां लिखा है रिजल्ट्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमें क्या क्या मिला। इन चीजों को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले अगर मैं गोल्स ऑफ एचजीपी देखूं, सो ये है टू आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। भाई आपके डीएनए में, ह्यूमन जीनोम में, नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, आपके जीनोम में यानी आपके 23 क्रोमोसोम्स में जितना भी डीएनए है इसका कंप्लीट सीक्वेंस मुझे पता लगाना था। एटीजीसी जो भी सीक्वेंस था वो मुझे पता लगाना था, बिल्कुल। तो मुझे 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स का सीक्वेंस पता लगाना था, करेक्ट। और इनमें जितने भी जीन्स हैं इनकी मैपिंग करनी थी। यानी अगर मैं एकदम स्टार्टिंग से एंड तक जो मेरा डीएनए है इसमें न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस पता लगा पा रहा हूं, तो मुझे यह भी तो पता लग जाएगा सबसे पहले कौन सा जीन था, उसके बाद कौन सा जीन था, उसके बाद कौन सा जीन था, उसके बाद कौन सा जीन था। तो मैं जीन्स की मैपिंग भी तो कर पा रहा हूं, जीन्स का सीक्वेंस भी तो बता पा रहा हूं। तो मुझे न्यूक्लियोटाइड्स का एज वेल एज जीन्स का सीक्वेंस बताना है, ये मेरा गोल है। इसीलिए इसे कहा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन के जीनोम में जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनका मुझे सीक्वेंस बताना है, जितने भी जीन्स हैं इनका मुझे सीक्वेंस बताना है, ये मेरा गोल था। रिजल्ट क्या आया? ह्यूमन जीनोम कंटेन 3.1647 बिलियन बेसेस, नॉट 3.3 बिलियन। यानी हमें जो लग रहा था 3.3 बिलियन बेस पेयर हैं, एक्चुअल में वो कितने हैं? 3.164 हैं। यानी आप यहां पर सिर्फ 3.16 याद कर लीजिएगा, 3.16 बिलियन बेस पेयर्स, करेक्ट। पहली बात तो हमें यह पता लगी कि 3.3 बिलियन बेस पेयर ना होकर के यहां पर 3.16 बिलियन बेस पेयर हैं। तो एक तो नंबर में एक्यूरेसी आ गई,
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आइडेंटिफाइंग ऑल द एस्टिमेटेड जीन्स इन ह्यूमन जीनोम। हमारे पास जितने भी जीन्स हैं ह्यूमन जीनोम में, इनको हम आइडेंटिफाई करें। तो हमारा गोल था 20 से 25,000 जीन को आइडेंटिफाई करना, लेकिन हमने देखा कि भैया टोटल नंबर ऑफ जीन्स जो है ये 30,000 के आसपास होते हैं, 30,000 के आसपास होते हैं। यानी हमें लगा ये जो नंबर है, कई साइंटिस्ट ने बोला 1,00,000 जीन होते हैं, कईयों ने बोला 1,25,00,000 जीन होते हैं, कईयों ने बोला 1,50,000 जीन होते हैं, कईयों ने बोला 10,000 जीन होते हैं। जो एवरेज नंबर निकल के आया, ये निकल के आया 20 से 25,000 जीन। तो हमने कहा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की जब हम स्टडी कर रहे हैं, ह्यूमन जीनोम की जब हम स्टडी कर रहे हैं, कम से कम 20 से 25,000 जीन्स की तो हम प्रॉपर डिटेल्स निकालेंगे। लेकिन बाद में जब रिजल्ट आया तो हमें 30,000 जीन्स की इंफॉर्मेशन मिल गई थी। और 30,000 जीन्स का जो एवरेज साइज था, कई जीन बड़े भी होते हैं, कई जीन छोटे भी होते हैं, एवरेज साइज था ये 3,000 बेसिस का आपको देखने को मिला। 3,000 नाइट्रोजनस बेसिस का एवरेज साइज। फॉर एग्जांपल अगर आप इंसुलिन की बात करते हैं, तो इंसुलिन की अगर आप बात करते हैं तो इंसुलिन में 2 चेन्स होती हैं, मैच्योर्ड इंसुलिन में 2 चेन्स होती हैं। तो यहां पर 21 अमीनो एसिड की भी चेन होती है एंड 30 अमीनो एसिड की भी चेन होती है। अब आप ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से समझ चुके हो। भाई 21 अमीनो एसिड अगर आपको बनाने हैं तो कितने न्यूक्लियोटाइड लगे होंगे? भाई एक अमीनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड लगते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड मतलब एक कोडॉन, वो एक अमीनो एसिड बनाएगा। तो यहां पर कितने हो जाएंगे? 63 न्यूक्लियोटाइड्स, 63 न्यूक्लियोटाइड्स। और यहां है आपके 30 अमीनो एसिड, तो 30 इंटू 3 यानी कितने हो जाएंगे? 90 न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये बड़े छोटे छोटे आपके प्रोटीन हो गए, छोटी छोटी प्रोटीन चेन है। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो डिस्ट्रोफिन नाम का जीन होता है, जो कि आपका 2.4 मिलियन बेसिस कंटेन करता है, 24 लाख बेसिस कंटेन करता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट जीन होता है। तो इनका साइज छोटा भी हो सकता है, 60 65 इतना भी हो सकता है न्यूक्लियोटाइड, 60 70 80 90 इतने भी न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, कोई 10 अमीनो एसिड का प्रोटीन है तो। और बड़े भी हो सकते हैं, 24 लाख भी हो सकते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड्स एक जीन के अंदर। तो एवरेज साइज जो निकल करके आता है वो 3,000 बेसिस के आसपास निकल के आता है। तो दोनों नंबर आपस में लिंक्ड है। 30,000 इज द टोटल नंबर ऑफ जीन और 3,000 न्यूक्लियोटाइड्स इज इट्स एवरेज साइज। तो यहां पे हमने क्या निकाला? 30,000 जीन्स है। 30,000 क्या है भैया? जीन्स। और 3,000 न्यूक्लियोटाइड क्या है? इज एवरेज साइज। 3,000 न्यूक्लियोटाइड्स इज एवरेज साइज ऑफ अ जीन, एवरेज साइज ऑफ अ जीन। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है गुरुदेव। ये बात हमको बड़े आसानी से, बड़े प्यार से समझ में आ गई। ठीक है, एकदम समझ में आ गई। तो ये 2 चीजें हमको याद हो गई सर, बड़ी आसानी से याद हो गई। दोबारा रिवाइज करा देता हूं। हमें पता था कि हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या करना है, पूरा का पूरा हमारा जो डीएनए है, हैप्लॉइड जीनोम जो है, 23 क्रोमोसोम जो है, इसके अंदर जितना भी डीएनए है उसका सीक्वेंस पता लगाना है। तो हमने कहा हमें 3.3 बिलियन बेस पेयर्स का सीक्वेंस पता लगाना है। बाद में हमें पता लगा कि इट वाज नॉट 3.3 बिलियन, इट वाज 3.16 आपका बिलियन। 47 याद करना है तो करो, या 165 कर लो, अगर राउंड ऑफ करके करना है तो भी काम चल जाएगा। 3.16 भी याद करोगे तो भी काम चल जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमारे डीएनए में जो भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है और जो भी जीन्स का सीक्वेंस है, जीन्स का नंबर है, उनको भी मैप कर देना है। ये हमारा गोल था। तो हमें पता लगा 3.3 बिलियन नहीं है, 3.16 बिलियन आपके बेस पेयर्स पाए जा रहे हैं। फिर हमें यह था कि 20 से 25,000 जीन्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन मिल गई 30,000 जीन्स के बारे में। और आपका एवरेज साइज जो है जीन का वो 3,000 बेस पेयर के आसपास था, 3,000 न्यूक्लियोटाइड के आसपास था। एंड मेरे दोस्त, सबसे बड़ा जो आपका जीन देखने को मिला वो डिस्ट्रोफिन जीन देखने को मिला, जिसका साइज 2.4 मिलियन बेसिस था, यानी आपका लगभग 24 लाख बेसिस था। डिस्ट्रोफिन जीन साइज, डिस्ट्रोफिन जीन साइज इज इक्वल टू 24 लाख बेस पेयर्स या न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। 2 स्ट्रैंड कंसीडर करोगे तो बेस पेयर हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंड कंसीडर करोगे तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। ये आपने देखा, ये 2 पॉइंट समझ में आने चाहिए। इसके बाद और पॉइंट समझा देता हूं एंड उसके बाद दोबारा पूरा रिपीट करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। जितनी बार रिपीट हो सकता है उतनी बार चीजें आपकी रिपीट हो जाएंगी, कोई टेंशन वाली बात रखनी नहीं है दिमाग में। अगला जो आपका गोल है वो ये देखिए, स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर डेटाबेसेस। भाई बहुत सारी आपकी यहां पर इंफॉर्मेशन हो जाएगी। हमने देखा था कि अगर एक किताब है 1000 पन्नों की, हर पन्ने पे 1000 लेटर लिखे हुए हैं, ATGC ATAC, ऐसे 1000 अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, तो भी 3300 किताबें लग जाएंगी, 3300 किताबें लग जाएंगी, पूरी लाइब्रेरी बन जाएगी हमारे एक सेल का डेटा कलेक्ट करने के लिए।
तो इतना सारा डेटा हम फिजिकली तो कलेक्ट करेंगे नहीं, तो कंप्यूटर डेटाबेसेस के फॉर्मेट में हम जो है चीजों को स्टोर करेंगे। कंप्यूटर के अंदर हम ये इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे कि जब मन आया तो उस इंफॉर्मेशन को यूज कर लिया, रिट्राइव कर लिया, निकाल लिया और एनालाइज भी कर लिया, दो ऑर्गेनिज्म के डेटा को कंपेयर भी कर लिया। तो मेरे दोस्त यहां पे फॉर बेटर एनालिसिस दो ऑर्गेनिज्म को कंपेयर कर रहे हैं, फॉर बेटर रिट्राइवल यानी डेटा निकाल रहे हैं, वापस ले रहे हैं यूज करने के लिए। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स नाम की एक फील्ड को हम लोगों ने क्या किया, जन्म दिया यहां पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साथ साथ। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। अब जितनी भी मेरे भाई हमारे पास ह्यूमन जीनोम का डेटा आया है, इसको हम लोग रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के लिए ट्रांसफर करेंगे, यानी फार्मा में भी इस्तेमाल करेंगे, आपका पर्सनलाइज मेडिसिन बनाने के लिए। किसी क्रॉप का डेटा आपने निकाला है, किसी अच्छी फसल का आपने जीनोम सीक्वेंस किया है, तो आपको पता लग जाएगा उसमें कौन से सुपीरियर जीन्स हैं, वो आप एग्रीकल्चर के बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बेटर क्रॉप्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर में, बायोफ्यूल बनाने में, आपका पॉल्यूशन कंट्रोल करने में, फार्मेसी में, इन सारी चीजों में आप यूज कर सकते हैं, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशंस ऑफ बेसिकली ह्यूमन जीनोम या फिर नॉर्मल जीनोम, इनमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा है एड्रेस ऑफ एलसी इश्यूज। एलसी इश्यूज मतलब एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज भाई, जब आप काम कर रहे हो ह्यूमन के जीनोम के ऊपर, तो कई सारे लोग आएंगे जिनको प्रॉब्लम होगी, कई सोशल इश्यूज आ जाएंगे, कई लीगल इश्यूज आ जाएंगे, कोई लीगल कंप्लेंट कर देगा, कई एथिकल इश्यूज आ जाएंगे। लोग बोलेंगे कि भाई आप ह्यूमन के डेटा को ऐसे मत निकालिए, ये जो डेटा है ये बहुत ही हर इंडिविजुअल की सीक्रेट चीज होती है, आप इस डेटा को ऐसे इस्तेमाल मत करिए पब्लिकली। तो अल्टीमेटली इन सारे लीगल इश्यूज से बचने के लिए, इन सारी की सारी दिक्कतों से बचने के लिए एक अलग से टीम बनाई जाती है। भाई ये जो सारी की सारी प्रॉब्लम है, ये हमारे दरवाजे के बाहर तक रहनी चाहिए। साइंटिस्ट को इस चीज से मतलब नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर एक लीगल टीम बैठा दी गई है, वो सारी की सारी दिक्कतों का सामना करती रहेगी, अंदर साइंटिस्ट अपना काम करते रहेंगे, किसी भी कारणवश प्रोजेक्ट नहीं रुकना चाहिए। तो एक एलसी टीम बना दी जो एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज को टारगेट करके उनको खत्म करती है। यानी मैं अगर 5 चीज बताऊं कि हमारे गोल्स क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, तो पहला गोल क्या है, नाम से ही पता लगता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम की हमें सीक्वेंसिंग करनी है, 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर का हमें सीक्वेंस पता लगाना है। हमको जितने भी जीन्स हैं उनको मैप करना है, कौन सा जीन पहले पाया जा रहा है, कौन सा बाद में, कौन सा उसके बाद में, कौन सा उसके बाद में, यह हमें पता करना है। 20 से 25 हजार जीन्स की हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है। दो चीजें थी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मेरे भाई कि यहां पर आपको जितना भी डेटा आ रहा है उसको कंप्यूटर में स्टोर करना है, यानी बायोइन्फॉर्मेटिक्स की शुरुआत हो जाएगी। आपको एक टीम बनानी है एलसी इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, यानी एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। एंड जितना भी आपका डेटा आ रहा है इसको आप इंडस्ट्री में इस्तेमाल करेंगे, जिससे आप कॉस्ट रिकवर भी कर पाए। मेरे भाई आपने बहुत मोटी कॉस्ट लगा दी थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, लगभग $10 बिलियन की कॉस्ट लगा दी थी, 90,000 करोड़ की कॉस्ट लगा दी थी। तो वो ऐसे ही पैसा थोड़ी खर्च किया है। उस डेटा का जो हमारे पास आया है इसका हम बेटर यूज भी तो करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं इस पैसे को रिकवर किया जा सके, एग्रीकल्चर में सुधार लाया जा सके, फार्मा इंडस्ट्री में सुधार लाया जा सके और बेहतर बेहतर प्रोडक्ट्स बनाए जा सके। इसीलिए प्रोजेक्ट किया गया था। तो ये 5 क्या है आपके बेसिकली गोल्स हैं एचजीपी के। दोबारा रिपीट करा देता हूं, बार बार बोल रहा हूं, मैं जानता हूं आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही होगी, लेकिन बार बार बोलने से याद हो जाती है। थ्योरेटिकल चीजें बोल बोल के ही याद होंगी, कोई और चारा है नहीं, ना मेरे पास ना आपके पास, तो आराम से सुनते हैं मेरे भाई। सबसे पहली चीज ये थी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ह्यूमन का जो डीएनए है इसमें नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस या न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस हम पता लगा लेंगे। पहला काम कितने का, 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर का सीक्वेंस हम पता लगा लेंगे। फिर जो भी जीन्स है इनका भी सीक्वेंस पता लगता जाएगा, यानी जीन को भी हम मैप कर लेंगे कि कौन पहले, कौन बाद में, कौन उसके बाद में, कौन उसके बाद में, जीन मैपिंग भी हो गई। फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर हम लोगों ने यहां पर 20 से 25 हजार जीन्स को आइडेंटिफाई करने का काम भी ठाना कि 20 से 25 हजार जीन की इंफॉर्मेशन हमें कम से कम इस प्रोजेक्ट के दौरान मिल जानी चाहिए। फिर जितना भी डेटा है उसे कंप्यूटर के फॉर्मेट में स्टोर करने का भी हमने सोचा कि भाई एक ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे जिसमें सारा डेटा फीड कर सके। देन जो भी डेटा आया इसको इंडस्ट्रीज में भी भेजेंगे जिससे हमारा और मुनाफा हो सके। एंड एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज को डील करने के लिए टीम्स भी बनाई। अब जो रिजल्ट हमें मिले उससे हमें पता लगा कि 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर नहीं है, 3.16 बिलियन बेस पेयर, 3.16 इंटू 10⁹ बेस पेयर है, पहली बात। दूसरा, 20 से 25 हजार जीन्स नहीं बल्कि 30 हजार जीन्स हमको मिल गए, और हर जीन का जो एवरेज साइज आपको देखने को मिला वो 3000 बेस पेयर के आसपास का था। एंड सबसे बड़ा जो जीन आपको देखने को मिला वो है डिस्ट्रोफिन, 2.4 मिलियन बेस पेयर वहां पर आपको देखने को मिल रहे थे। क्रोमोसोम नंबर जो है 1, इसमें सबसे ज्यादा जीन्स पाए जाते हैं, इसीलिए सबसे एंड में आपको पता है कंप्लीट हुआ था। पूरा प्रोजेक्ट 1990 से 2003 में कंप्लीट हो गया था। ये अकेला जो क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम नंबर 1,
ये आपका 2006 में, मई 2006 में कंप्लीट हुआ था। तो इसमें लगभग 3000 जीन्स है। एंड वाई क्रोमोसोम जो है मेल का ये सबसे छोटा होता है, इसमें 231 जीन्स है। तो क्या हो गया मेरे भाई, यहां पर देखिए 3000 में से आप 32 माइनस कर दो मोटा मोटा, और यहां 200 में आप 31 जोड़ दो। 31-32 का गेम है। यस, तो आपका यहां पर लगभग 3000 के आसपास है, ये नंबर 200 के आसपास है। यहां लगभग 30 माइनस कर दो, यहां लगभग 30 बढ़ा दो, तो आपका नंबर निकल के आ जाएगा 2968, और यहां पे निकल के आ जाएगा आपका 231। ये आपके दो नंबर्स है। मिनिमम नंबर ऑफ जीन्स कहां है, वाई क्रोमोसोम पे, और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स कहां है, आपके क्रोमोसोम नंबर 1 पे। लेस देन 2% जो जीनोम है हमारे डीएनए का, लेस देन 2% जो पार्ट है सिर्फ यही प्रोटीन बनाता है। यानी 98% जो पार्ट है हमारे डीएनए का वो कोई प्रोटीन नहीं बनाता। ओनली लेस देन 2% पार्ट इज कोडिंग पार्ट, जो कि प्रोटीन बनाता है, पॉलीपेप्टाइड बनाता है। बहुत स्ट्राइकिंग डेटा है। लेस देन 2% पार्ट ही आपका क्या कर रहा होता है, प्रोटीन बना रहा होता है। 99.9% जो है आपके डीएनए सीक्वेंस ये सारे के सारे ह्यूमंस में कॉमन होते हैं। सिर्फ 0.1% का डिफरेंस होता है, जो कि हमें पहले से पता है, तो इसमें कोई पंगा नहीं है। मोर देन 50% आपके ऐसे जीन्स हैं जिनका आज तक हमें फंक्शन नहीं पता लगा है। अभी इनके फंक्शंस धीरे धीरे खोजे जा रहे हैं, ये भी हमने देखा। यानी यहां कई बातें हमने पढ़ी। सबसे ज्यादा जीन कौन से क्रोमोसोम पे है, क्रोमोसोम नंबर 1 पे। लगभग 3000 में से आप 32 माइनस कर दो तो 2968 हो जाएगा। सबसे कम जीन कहां है, क्रोमोसोम नंबर वाई पे। 200 में लगभग 30 जोड़ दो तो 231 के आसपास नंबर हो जाएगा। तो 3000 में से 30 माइनस कर दो लगभग, और 200 में 30 जोड़ दो, आपके दोनों नंबर्स एवरेज निकल करके आपके सामने आ जाएंगे। राइट, इसीलिए क्रोमोसोम नंबर 1 सबसे ज्यादा इसमें जीन्स पाए जा रहे हैं, इसीलिए सबसे लेट जो है इसकी कंप्लीशन हुई थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। लेस देन 2% ही हमारा जो डीएनए है ये प्रोटीन बनाता है, और आधे से ज्यादा जीन के फंक्शंस हमें आज भी नहीं पता है। एंड 99.9% डीएनए आपका और मेरा कॉमन है, सिर्फ 0.1% डिफरेंस है, ये भी हम अच्छे तरीके से जानते हैं। अब हमारा रिपीटेटिव डीएनए जो है, हमारे डीएनए में कुछ सीक्वेंस होते हैं जो अपने आप को रिपीट करते रहते हैं, मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहे हैं। एक ही चीज काम की है, बाकी तो रिपीटेटिव है, तो इन्हें जंक डीएनए कहा जाता है। तो इट फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ आवर डीएनए। इसलिए हमारा ज्यादातर जो आपका डीएनए है ये प्रोटीन बना ही नहीं रहा है, ये प्रोटीन बना ही नहीं रहा है। 98% से भी ज्यादा पार्ट तो प्रोटीन बना ही नहीं रहा है। सो दे हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन। नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, यानी ये कोई प्रोटीन नहीं बनाते, लेकिन ये आपके क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को बना रहे होते हैं, क्योंकि ज्यादातर पार्ट जो आपका डीएनए का है वो तो यही है। तो स्ट्रक्चर में और डायनेमिक्स में, यानी यहीं पर आपकी क्या होती है, वेरिएशंस आती हैं, म्यूटेशंस आती है, इसमें ये हेल्प कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिए, अगर समझ लीजिए ये आपका एक कोडिंग पार्ट है, ये आपका एक कोडिंग पार्ट है, ये आपका इंसुलिन का जीन है। अगर इस इंसुलिन के जीन में म्यूटेशन हो गई, अगर इस इंसुलिन के जीन में म्यूटेशन हो गई, तो मेरे भाई आप बीमार हो जाएंगे, आप डिजीज हो जाएंगे। भाई इंसुलिन के जीन में म्यूटेशन हो गई और समझ लो आपका इंसुलिन जो है करेक्ट इंसुलिन ये बनना बंद हो गया, तो आप डिजीज हो गए। यस गुरुजी, हम तो डिजीज हो गए। लेकिन समझ लीजिए अगर कोई नॉन कोडिंग पार्ट है, अगर समझ लीजिए कोई नॉन कोडिंग पार्ट है, ऐसा पार्ट जो कि प्रोटीन बनाता ही नहीं, अगर कोई नॉन कोडिंग पार्ट है और इसमें अगर आपकी म्यूटेशन हो गई, यानी डीएनए जो है आपका चेंज हो गया, डीएनए का सीक्वेंस आपका चेंज हो गया, तो मेरे भाई ये तो कोई प्रोटीन बनाता ही नहीं है। तो नॉन कोडिंग पार्ट में अगर म्यूटेशन हो गई तो भी किसी प्रोटीन पे इफेक्ट नहीं पड़ा, तो आप नॉन डिजीज होंगे, क्योंकि कोई प्रोटीन बन रहा था वो आपने इफेक्ट किया ही नहीं, ये तो कोई प्रोटीन बना ही नहीं रहा था। तो मेरे भाई यू आर नॉन डिजीज्ड। इसीलिए ये जो आपके नॉन कोडिंग पार्ट होते हैं, ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं, इनमें आप म्यूटेशन कराना चाहते हैं। ये जो हमारे डीएनए का मेजर पार्ट है यही चेंज होता रहता है, यही म्यूटेशन कराता है, यही इवोल्यूशन कराता है, यही आपको डिफरेंट बनाता है। क्योंकि अगर आप में और मुझ में, जैसा हमने पता किया कि आप में और मुझ में सेम इंसुलिन बनता है, आपके और मेरी बॉडी के अंदर सेम हेक्सोकाइनेज बनता है, सेम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज बनता है, सेम सारे एंजाइम बनते हैं, तो आप और मैं डिफरेंट है कहां पे, इन नॉन कोडिंग पार्ट्स में। अगर किसी कोडिंग पार्ट में म्यूटेशन आ गई, किसी काम के एंजाइम में अगर आपकी दिक्कत आ गई, तो हमारी बॉडी की बैंड ही बच जाएगी ना, बीमारी हो जाएगी हमारे अंदर। हम नहीं चाहते कि किसी अच्छे पार्ट में, किसी अच्छे प्रोटीन के बनने में कोई दिक्कत आए, एंड दैट्स व्हाई हम लोग यहां पर नॉन कोडिंग पार्ट में आपका म्यूटेशन लेकर के बैठते हैं। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि यहां पर ये जो नॉन कोडिंग पार्ट है कोई प्रोटीन बनाता ही नहीं, तो इसमें अगर म्यूटेशन हो भी गई तो भी आपको बीमार नहीं करेगा, कोई इफेक्ट यहां पर नहीं पड़ेगा। यस,
तो यहां पर मेजर पार्ट जो है हमारे डीएनए का, ये आपका रिपीटेटिव डीएनए होता है, जंक डीएनए होता है, जो कि कोई प्रोटीन नहीं बनाता। ये क्रोमोसोम का ज्यादातर स्ट्रक्चर बनाता है, क्योंकि मेन डीएनए का जो भाग है वो आपका रिपीटेटिव भाग है, तो क्रोमोसोम में ज्यादातर यही भरा होगा, तो स्ट्रक्चर का काम करेगा एंड डायनेमिक्स का काम करेगा, यानी चेंजेस लेके आएगा आपके डीएनए के अंदर, म्यूटेशन आपकी यहां पर हो रही होंगी। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पूरे के पूरे आर्टिकल का सबसे जरूरी पॉइंट, 1.4 मिलियन यानी 14 लाख ऐसी लोकेशंस होती हैं आपके डीएनए में जहां पर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। इसे स्निप्स कहते हैं, स्निप्स कहते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। आराम से मेरी बात सुनना कि स्निप्स या सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होते हैं। इसको हम लोगों ने कहा स्निप्स और सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। करेक्ट, एकदम करेक्ट है गुरुजी। अब ये जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है, इसके नाम में घुस जाओ, नाम में घुस जाओ। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी, और मॉर्फोलॉजी पढ़ के यहां तक आए हो, मॉर्फो का मतलब क्या होता है? मॉर्फ का मतलब क्या होता है? अपीयरेंस यानी फॉर्म्स। तो अलग अलग डीएनए आपको यहां पर देखने को मिलते हैं जो सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे डिफरेंट हैं, बाकी सारी की सारी चीजें इनमें कॉमन है। फॉर एग्जांपल यहां पर आपका एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को मैंने कहा आपका ए टी जी सी, ए टी ए सी, सी टी ए सी, जी सी टी सी। यह आपका एक सीक्वेंस है, यह आपका एक सीक्वेंस है। करेक्ट, दिस इज अ सीक्वेंस। यहां पर यह सीक्वेंस पाया जा रहा है इन इंडिविजुअल वन, इट इज प्रेजेंट इन इंडिविजुअल वन। इसी की जगह आपका एक और सीक्वेंस पाया जाने लगा एक दूसरे इंडिविजुअल में, जहां बस इस सी की जगह क्या आ गया? इस सी की जगह क्या आ गया? इस सी की जगह आपका क्या आ गया? जी आ गया। इस सी की जगह आपका जी आ गया। ये वाला सीक्वेंस आपको देखने को मिला इन इंडिविजुअल टू, इन इंडिविजुअल टू, इंडिविजुअल टू में ये आपको देखने को मिला। करेक्ट, तो इट हैज डिफरेंस ओनली इन, ओनली एट वन नाइट्रोजनस बेस। सिर्फ एक नाइट्रोजनस बेस के लेवल पे ही आपको डिफरेंस देखने को मिला इंडिविजुअल वन और इंडिविजुअल टू में। इसे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। एंड आपके डीएनए में ये जो डिफरेंसेस हैं, ये 14 लाख पोजीशन पे देखने को मिलते हैं। मतलब 14 लाख ऐसे छोटे छोटे सीक्वेंस हैं, कहीं किसी इंडिविजुअल से इसमें फर्क है ए में, कहीं सी में फर्क है, कहीं सी में फर्क है, कहीं जी में फर्क है, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं। 14 लाख ऐसी पोजीशन है जहां डिफरेंसेस हो सकते हैं। भाई तभी तो दुनिया में इतनी सारी वेरिएशन है। सोच के देखिए, 800 करोड़ लोग तो अभी इस धरती पे रह रहे हैं, 8 बिलियन ह्यूमन पॉपुलेशन है, तब भी सब अलग अलग दिखते हैं, तब भी सबकी अलग अलग सोच है, सभी अलग अलग तरीके से बात करते हैं, सभी अलग अलग तरीके से काम करते हैं, सबकी हाइट आपकी डिफरेंट है। देयर आर सो मेनी वेरिएशंस, क्योंकि 14 लाख पोजीशन है और उस पर भी इनफाइनाइट केसेस बन सकते हैं। अगर दुनिया में जितने ह्यूमन बींग्स हैं इससे 100 गुना ज्यादा और भी ह्यूमन बींग्स आ जाएं, तो भी आप इतनी अलग अलग पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं कि सब डिफरेंट दिखाई दें, सब बढ़िया तरीके से अलग अलग पहचान में आ सके, सबका अलग आधार कार्ड बन सके, इतनी यहां पर वेरिएशंस आ सकती है। राइट, सो दिस इज कॉल्ड एज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट एट 1.4 मिलियन लोकेशंस, यानी 1.4 मिलियन लोकेशंस का मतलब है 14 लाख लोकेशन। आपके डीएनए में 14 लाख ऐसी लोकेशन होती हैं जहां पर आपका किसी और इंडिविजुअल से सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट होता है, बाकी सारे न्यूक्लियोटाइड आपके सेम होते हैं, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस आता है। इसे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहा जा रहा होता है। दिस इज अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। यस, इट इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। यह आपने देखा अच्छे तरीके से। करेक्ट,
एकदम करेक्ट है गुरुजी। अब एक नोट बना लीजिए, डीएनए का ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये आपका बेसिस बनाता है दो चीजों का। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को आप पढ़ सकते हैं कि कहां कहां आपके सीक्वेंस में चेंजेस हैं। तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म्स फॉर्म्स द बेसिस ऑफ, इससे हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, कहां कहां यूज कर सकते हैं, फॉर्म्स द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग, जीन्स की मैपिंग करने में, कौन सा जीन आगे कौन सा पीछे, एंड मेरे दोस्त डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अभी आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी आप क्या ढूंढते हैं, ऑर्गेनिजम्स में ये न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमॉर्फिज्म्स ढूंढते हैं कि कहां सेम सेम से सीक्वेंस मिल रहे हैं, कहां डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंसेस मिल रहे हैं। तो जेनेटिक मैपिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दोनों का आधार कौन है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म ही है। इसको चाहे तो आप डब्बे में लॉक कर सकते हैं। जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है मसाला यहां तक, अभी तक इस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को हम एक बार रिवाइज करने वाले हैं एंड टू एंड। फिर मैं आपको डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा। अभी हम लोगों ने सिर्फ शुरुआत करी है, ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है पॉलीमॉर्फिज्म, इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन बिफोर दैट लेट्स रिवाइज ऑल दीज थिंग्स अगेन, ऑल ओवर अगेन हम लोग दोबारा से पढ़ लेते हैं क्योंकि थ्योरेटिकल है, बार बार बोलने पे याद हो जाएंगे। सबसे पहले द गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से क्या चाहते हैं, नाम ही है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन के जीनोम में जितने भी नाइट्रोजनस बेसिस हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनके हम सीक्वेंसिंग करेंगे। तो 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर की हमको सीक्वेंसिंग करनी है। एंड जितने भी जीन्स हैं इनकी हमें मैपिंग करनी है, इनकी हमें सीक्वेंसिंग करनी है। और कम से कम 20 से 25 हजार जीन्स जो है ये हमको खोज लेने हैं। यस, अब मेरे भाई हमें पता लगा 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर ना होकर के 3.16 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर यहां देखने को मिलते हैं। 20 से 25 हजार जीन्स ना मिलकर के 30 हजार जीन्स यहां पर देखने को मिलते हैं। और एवरेज जीन साइज जो निकल करके आता है 3000 बेसिस है। और सबसे बड़ा जो आपको यहां देखने को मिला जीन, ये डिस्ट्रोफिन जीन है, या 2.4 मिलियन बेसिस है, यानी आपका 24 लाख बेसिस आपको देखने को मिले, ये हमने जाना। देन इतनी इंफॉर्मेशन है, इसको हम कंप्यूटर की फॉर्मेट में स्टोर करना चाहते हैं बढ़िया तरीके से, जिससे इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सके, रिट्राइव कर सके, और अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी इस इंफॉर्मेशन को हम लोग यूज कर सके। एंड मेरे दोस्त एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज को भी हम लोग बढ़िया तरीके से हैंडल कर पाए, ये हम चाहते हैं। बट यहां देखिए सॉरी, क्रोमोसोम नंबर 1 में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीन है, 3000 में से लगभग 30 माइनस कर दीजिए, 2968 आपका नंबर आ जाएगा। आपका वाई क्रोमोसोम जो है इसमें सबसे कम जीन्स है, दैट इज 231, आपका नंबर आ जाएगा। लेस देन 2% ही हमारा डीएनए जो है ये प्रोटीन के लिए कोड करता है। 99.9% जो चीजें हैं आप में और हमारे अंदर एकदम सेम है, दुनिया के हर ह्यूमन बीइंग में सेम है, सिर्फ 0.1% डिफरेंस है। 50% से ज्यादा जीन्स ऐसे हैं जिनका आज तक हमें फंक्शन ही नहीं पता है। ज्यादातर हमारा जो डीएनए है रिपीटेटिव डीएनए है, यानी इसे जंक डीएनए कहा जाता है। तो इनका डायरेक्टली कोई कोडिंग में काम नहीं है, यानी ये कोई प्रोटीन नहीं बनाते, सिर्फ क्रोमोसोम का मेन स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं और इनमें आपकी म्यूटेशन हो रही होती है, जिससे कि कोई प्रोटीन नहीं बन रहा है तो फर्क नहीं पड़ेगा आपके ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल पर। ऑर्गेनिज्म को कोई बीमारी नहीं होगी और आपके नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस में म्यूटेशन हो जाएंगी, जिससे इवोल्यूशन आएगी। और हमारे डीएनए में 14 लाख ऐसी लोकेशन होती हैं जहां पे हमारा डीएनए किसी और इंडिविजुअल के डीएनए से सिर्फ एक पॉइंट पे डिफरेंस होता है। इसे हम कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर आपका क्या है, यहां सी है, यहां सिर्फ जी है, बाकी सारी चीजें आगे पीछे की सेम है। तो ये सीक्वेंस और इस सीक्वेंस में सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का फर्क है। ऐसे ही आपके 14 लाख ऐसी पोजीशन है जहां आप दुनिया के बाकी इंडिविजुअल से डिफरेंट हो सकते हैं। इसे कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस आने से आप जो है डिफरेंट हो जाते हो। यस, तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो है जेनेटिक मैपिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दोनों का ही आधार बनाती है। कैसे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट क्लियरली। ये आपका एक डायग्राम है जिसमें आपको चीजें बेहतर समझ में आएंगी। यहां 3 बंदे ले रखे हैं हमने, एक मिस्टर पर्पल महाराज है ना, एक मिस्टर बरगंडी है यहां पर, एक मिस्टर स्काई ब्लू है और एक मिस्टर संतरी है। तो यहां पर जो आपके मिस्टर बरगंडी है उसके नीचे मिस्टर लीलू है एंड मिस्टर संतरी है। इन तीनों का डीएनए जो है मोर और लेस सिमिलर है, लेकिन इनमें कई आपके चेंजेस हैं सिर्फ एक एक न्यूक्लियोटाइड पर। यानी समझ लीजिए यहां पर एक सीक्वेंस है GCAA CGTTAGA, ये एक सीक्वेंस है। तो इसको मैंने कह दिया है भैया, पिंक कलर से बना दिया है, इसको मैंने कह दिया ये वाला सीक्वेंस। कौन सा हो गया भैया, GCAA CGTTAGA। इसको मैंने रिपीट कर दिया कई बार, एक बार,
2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, 12 बार रिपीट कर दिया मैंने। तो जो पिंक सीक्वेंस है इट इज रिपीटेड 12 टाइम्स, इट इज रिपीटेड 12 टाइम्स। आप लिख सकते हो इट इज रिपीटेड 12 टाइम्स। करेक्ट, एकदम करेक्ट, रिपीटेड 12 टाइम्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब इसमें सिर्फ एक नाइट्रोजनस बेस पे चेंज आ गया, सिर्फ यहां ए की जगह जी आ गया, ए की जगह जी आ गया। तो यहां पर GCAA की जगह हो गया GCAG और बाकी पूरा सीक्वेंस सेम है आगे पीछे का, सिर्फ ए की जगह जी आ गया। तो ये सीक्वेंस यहां नया आ गया, इस लीलू भाई में नया आ गया। तो ऊपर की सारी चीजें आपकी सेम हो जाएंगी, ऊपर की सारी चीजें एकदम सेम हो जाएंगी। ये जो लीलू भाई है इसमें ये सारी चीजें सेम हो गई, टॉय टॉय 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जो एंड के दो हैं, लेट से ये कैसे हो गए, लीलू लीलू हो गए। ये जो एंड के दो हैं ये कैसे हो गए, मिस्टर लीलू लीलू हो गए। इन दो में चेंजेस आ गए, इन दो में चेंजेस आ गए। तो आपका जो पिंक वाला है ये अब कितनी बार रिपीट हुआ, ये जो आपका पिंक वाला है कितनी बार रिपीट हुआ, रिपीटेड 10 टाइम्स। इसका नंबर अलग हो गया, इंडिविजुअल 1 में और इंडिविजुअल 2 में इसका नंबर अलग हो गया। पहले 12 बार रिपीट हो रहा था, अब ये सिर्फ 10 बार रिपीट हो रहा है, रिपीटेड 10 टाइम्स। एंड यहां क्या है आपका, रिपीटेड 2 टाइम्स। ये जो लीलू है ये 2 बार रिपीट हुआ। करेक्ट, एकदम करेक्ट है। देन मेरे भाई ये जो ऑरेंज वाला है, ये जो ऑरेंज वाला है ये भी अपने आप को क्या करेगा, इसमें भी आपका एक न्यूक्लियोटाइड पे डिफरेंस है। बस देखिए इसमें भी आपका सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड पे डिफरेंस है। यहां पर क्या हुआ, GCAG, यहां पे हो गया GCAT। तो ऊपर वाले और इसमें भी एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस, ऊपर वाले और इसमें भी एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस, तो ये आपका अलग दिखाई देगा। तो यहां पर क्या हो गया, ये जो पिंक वाला था ये अपने आप को थोड़ा और चेंज कर लेगा, ये आपका थोड़ा और चेंज कर लेगा, है ना। समझ लो यहां पे 5 बनाए मैंने, 6 बनाए, 7 बनाए, 8 बनाए, 9 बनाए, 10 बनाए, ऊपर से मैं मिस्टर लीलू को उठा के लेके आया। एंड यहां पर ये जो मिस्टर लीलू है ये आपका मिस्टर संतरी हो गया। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। तो यहां पर ये जो नंबर हुआ ये कितना हुआ, रिपीटेड 10 टाइम्स। अब ये जो है इसमें 10 बार ये सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, तो ऊपर वाले के बराबर ही है, लेकिन फिर भी ऊपर वाला और नीचे वाला ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि यहां पर ये 1 टाइम आया और यहां पे ये भी आपका क्या आया, 1 टाइम आया। तो एंड में आपके डिफरेंसेस आ गए ना, एंड में आपके चेंजेस हो गए। सोच के देखो, यहां तो मैंने सिर्फ 12 बार किसी सीक्वेंस की बात की है, ऐसे 14 लाख अलग अलग डीएनए के बीच बीच में ऐसे 14 लाख पोजीशन है जहां पे आपका हल्का फुल्का डिफरेंस आ सकता है। तो आप और कोई दूसरा ह्यूमन आराम से बहुत ज्यादा डिफरेंसेस लेकर के बैठ सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इसे हम कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जहां एक छोटे से न्यूक्लियोटाइड पे ही आपका चेंज आ रहा है और कुछ नहीं। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है सर, इसमें नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंस में चेंज आ रहा है। तो क्या ये म्यूटेशन जैसा हुआ सर? नहीं मेरे भाई, ये म्यूटेशन जैसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। म्यूटेशन कई बार आपको बीमारी भी दे सकती है, उसकी फ्रीक्वेंसी काफी कम होती है, लेकिन ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये एक्सेप्टेबल होते हैं बाय अ लार्जर पॉपुलेशन। इनका रेशियो क्या रहता है, ये जो है आपके पॉलीमॉर्फिज्म, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म is shown by a larger population that is in 0.01 रेशियो। अगर मेरे भाई 0.01 रेशियो है, इसको अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 100 कर लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट यहां शिफ्ट हो जाएंगे तो 1%। यानी ये सारे जो सीक्वेंसेस हैं ये 1-1% पॉपुलेशन में दिखने चाहिए। पूरी दुनिया की 1% पॉपुलेशन में ये दिखना चाहिए, चाहे एक बार दिखे, चाहे 2 बार दिखे, चाहे 5 बार दिखे, ये दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए। ये सीक्वेंसेस इतने कॉमन है, ये सीक्वेंसेस इतने कॉमन है कि दुनिया की 1% पॉपुलेशन में या एक इलाका जिसमें आप स्टडी कर रहे हैं उसके 1% पॉपुलेशन में ये आपके सीक्वेंसेस आ गए हों।
इतने कॉमन हो जाते हैं, देयरफॉर दे आर मोर कॉमन, देयरफॉर दे आर मोर कॉमन, देयरफॉर डिफरेंट देन म्यूटेशन। म्यूटेशन आपके बहुत कम फ्रीक्वेंसी में होती हैं और इसीलिए हानिकारक भी हो सकती हैं, लेकिन ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये ऐसी चीज है जो कि आपको कबूल होती है, आपको पता है ये आप में वेरिएशंस लेके आएगी, अच्छी है। तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन में अपनी जगह बना लेती है, किसी इलाके की लगभग 1% पॉपुलेशन में ये सीक्वेंस अपनी जगह बना लेता है, ये सीक्वेंस अपनी जगह बना लेता है, ये सीक्वेंस अपनी जगह बना लेता है, चाहे अब एक बार रिपीट हो रहा हो, 100 बार रिपीट हो रहा हो, 1000 बार रिपीट हो रहा हो, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी जस्ट एक दो स्लाइड छोड़ करके, ये है आपका पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो एक और बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं, बिकॉज देखिए थोड़ा सा टफ लग सकता है सुनने में, है कुछ नहीं, पर फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो मेरे भाई, यहां पर क्या है, यहां पर ये आपका सीक्वेंस है एक, यहां पे आपका डीएनए का सीक्वेंस है, ठीक है। ये समझ लीजिए सारे के सारे आपके येलो ही हैं, समझ लीजिए सारे के सारे आपके येलो हैं, येलो 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 ऐसे करके येलो है। अब मैं कह रहा हूं एंड में ये एक जो येलो है ये आपका गायब हो गया, एंड में एक जो येलो है ये आपका गायब हो गया, और इसकी जगह कौन लग गया, जरा सा चेंज होने की वजह से, एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होने की वजह से ये हो गया आपका ग्रीन। तो क्या नया जो ऑर्गेनिज्म होगा जिसमें ये पॉलीमॉर्फिज्म आया है, क्या वो थोड़ा सा यूनिक होगा? क्या पिछले ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में इसके डीएनए में सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का ही फर्क है, इस वाले हरे वाले में और इस वाले में क्या सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड का फर्क था? बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई ये जो आपका है या मैं हटा दूं, है ना, इसकी जगह कुछ नया लगा दूं, इसकी जगह कुछ नया लगा दूं, तो ये भी आपका चेंज हो गया, ये भी आपका चेंज हो गया। ऐसे करके आपके नए नए कॉम्बिनेशन जो है निरंतर आते रहते हैं। सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज होने की वजह से डीएनए का फॉर्म चेंज होता रहता है। जैसे पहले भैया सारे के सारे येलो थे, है ना, अब क्या हो गया, येलो के साथ ग्रीन भी आ गया, तो फॉर्म बदल गया ना, नया फॉर्म आ गया। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज हुआ जिस वजह से डीएनए का नया फॉर्म आ गया। फिर आपका सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, अगेन एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज हुआ, आपका यहां पे येलो की जगह ब्लू आ गया। फिर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज हुआ, आपका येलो की जगह रेड आ गया। तो एक ऐसा था जिसमें सारे येलो थे, फिर एक ऐसा जिसमें सारे के सारे येलो और एक दो ग्रीन हो गए, फिर एक दो ग्रीन और ब्लू हो गए, एक दो ग्रीन ब्लू रेड हो गए, एक दो आपके सिर्फ रेड हो गए, एक दो आपके सिर्फ ब्लू हो गए। अलग अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं क्योंकि 14 लाख लोकेशन है, देयर कैन बी बिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशन जो कि यहां पर बन सकती है। यस, इन्हें हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। लेकिन ये जितने भी आपके सीक्वेंसेस हैं, चाहे वो लाल वाला हो, चाहे नीला वाला हो, चाहे हरा वाला हो, चाहे पीला वाला हो, ये समाज में स्वीकारित हैं, ये समाज में एक्सेप्टेबल हैं। कम से कम 1% पॉपुलेशन में ये लाल नीला हरा पीला, कम से कम 1% पॉपुलेशन में ये सीक्वेंसेस दिखने चाहिए। इसीलिए इनकी फ्रीक्वेंसी जो है ये आपकी कितनी हो जाएगी, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ये आपकी कितनी हो जाएगी, 0.01 हो जाएगी। सो देयरफॉर इनकी फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई। म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी कम होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। 1% पॉपुलेशन में आपको ये सीक्वेंस चाहे नीला हो, चाहे आपका ऑरेंज हो, चाहे आपका पिंक हो, ये देखने को मिल रहे होंगे। दिस इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इसी चीज को थ्योरेटिकल पार्ट को हम लोग एक बार एनसीईआरटी में झांक लेते हैं और समझने की कोशिश कर लेते हैं। आइए देखिए, गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं हम कम से कम 20 से 25,000 जीन्स को, जबकि कर हमने कितने लिए थे, लगभग 30,000 जीन्स। एवरेज जीन का जो साइज था वो था 3,000 जीन। सबसे बड़ा जीन जो आपको देखने को मिला वो था डिस्ट्रोफिन, 2.4 मिलियन बेस पेयर वहां देखने को मिल रहे थे, 24 लाख बेस पेयर वहां देखने को मिल रहे थे। डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स, 3.3 बिलियन केमिकल बेस पेयर का हमें सीक्वेंस पता लगाना था। बाद में हमें यह पता लगा कि 3.3 बिलियन नहीं है, 3.16 बिलियन है, 3.165 टू बी प्रिसाइज। स्टोर करें जितनी भी इंफॉर्मेशन आई है इसको डेटाबेसेस में, यानी कि बायो इन्फॉर्मेटिक के टूल बनाएं डेटा एनालिसिस के लिए। जितने भी आपने सीक्वेंसेस निकाले हैं इनको अलग अलग सेक्टर्स में भेजें, एग्रीकल्चर में, फार्मा में, फॉर बेटर यूटिलाइजेशन। एंड एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज को हम टारगेट करें, एलसी इश्यूज को हम लोग सॉल्व करें, ये हमारे गोल्स थे। अब किया हमने क्या क्या, रिजल्ट क्या क्या आया भैया, आपका 3.3 बिलियन ना होकर के आपका 3.164 मिलियन बेस पेयर थे, है ना, मतलब 3.16 बिलियन थे और मिलियन में कन्वर्ट करोगे तो इतना आ जाएगा। एवरेज जीन का साइज जो था ये 3,000 बेस पेयर था।
लार्जेस्ट नोन जो आपका ह्यूमन जीन है ये है आपका मिस्टर डायस्ट्रोफिन, 2.4 मिलियन इसके अंदर बेसिस थे। आपका टोटल नंबर ऑफ जीन जो थे ये आपके 30,000 थे। कई साइंटिस्ट ने कहा 80,000 होंगे, कई ने कहा 1.25 होंगे, कई लोगों ने कहा 1.5 लाख होंगे, लेकिन 30,000 के आसपास थे। 99.9% जो आपका डीएनए है ये आपका मैच होता है दुनिया के हर ह्यूमन बींग से, सिर्फ 0.1% का ही डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। 50% से ज्यादा ऐसे जीन्स हैं जिनका आपको फंक्शन आज भी नहीं पता है। लेस देन 2% आपका ऐसा डीएनए है जो प्रोटीन के लिए कोड करता है। 98% से ज्यादा पार्ट तो प्रोटीन बनाता ही नहीं है। रिपीटेड सीक्वेंसेस जो है ये डीएनए का मेजर पार्ट बनाते हैं। तो रिपीटेड सीक्वेंसेस जो है ये आपका बहुत बहुत बार रिपीट हो रहे होते हैं और डीएनए का अधिकतर पार्ट बनाते हैं और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और डायनामिक्स में हेल्प कर रहे होते हैं, यानी यहीं पर आपकी म्यूटेशन हो रही होती है जिससे ऑर्गेनिज्म को ज्यादा फर्क ना पड़े। क्रोमोसोम नंबर 1 जो है इसमें सबसे ज्यादा जीन होते हैं, 3,000 में से लगभग 30 कम, एंड वाई क्रोमोसोम पे सबसे कम होते हैं, आपके 200 पे 30 ज्यादा लगभग। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म आपके लगभग 1.4 मिलियन लोकेशन पे आपको देखने को मिलेंगे, 14 लाख लोकेशन पे देखने को मिलेंगे। ये आपकी कंप्लीट बात हो जाती है, ये कंप्लीट बात हो जाती है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कुछ सवाल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के हम लोगों ने कल ही बना लिए थे, थोड़ी और बातें अगर हैं तो उनको हम लोग धीरे धीरे देखते चलेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के सवाल हैं, ठीक है। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जेनेटिक मैपिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दोनों का आधार बनाता है। तो जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दोनों का आधार बनाता है। 2022 का सवाल है। सेम सवाल 2020 से ही रिपीट हुआ था। विच इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग एंड मेरे भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी काम आए जेनेटिक मैपिंग में, एंड मेरे भाई आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी काम आए। अभी जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने स्निप्स के बारे में पढ़ा, 1.4 मिलियन लोकेशन पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में तो इसकी इंपॉर्टेंस है ही, जीन मैपिंग में तो इंपॉर्टेंस है ही। अब जब आप पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उसमें भी इसकी इंपॉर्टेंस है। तो इसे क्या कहते हैं? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो है आधार बनाता है इन दोनों की दोनों चीजों का, जीन मैपिंग का एज वेल एज आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। यह आपका इंपॉर्टेंट सवाल था। अब मेरे दोस्त, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग इन डिटेल। आराम से एक एक चीज सुननी पड़ेगी, आराम से एक एक चीज समझनी पड़ेगी, तब जाके मजा आएगा, तब जाके चीजें दिमाग में सेट हो पाएंगी। यहां पर बात करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग की। तो यहां पर इस चीज की डिस्कवरी किसने की थी? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की डिस्कवर्ड बाय सर एलेक जेफरी 1985 में, यानी कोई बहुत पुरानी टेक्निक भी नहीं है, रिसेंट में ही आपकी काउंट होती है, राइट। टेक्निक का नाम क्या था? जेफरी साहब ने जो दी थी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। अब डीएनए का मतलब क्या है? बच्चा बच्चा जानता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए का मतलब क्या है? क्या हम सब जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं गुरुदेव। डीएनए का मतलब हमारा जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल किससे बनेगा? न्यूक्लियोटाइड से बनेगा ना। तो किससे बनेगा? फॉर्म्ड ऑफ डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। और ये जो डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये किससे बने मेरे बंधु? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये किससे बन गए हैं मेरे भाई? ये बन गए हैं आपके नाइट्रोजनस बेस से प्लस डिऑक्सी राइबोज शुगर से प्लस आपका फॉस्फेट से, प्लस आपका फॉस्फेट से। तो यहां पर ये जो आपके नाइट्रोजनस बेस है कौन कौन से होते हैं डीएनए में? ए, टी, जी और सी। शुगर जो है ये कौन सी है आपकी? डिऑक्सी राइबोज, डिऑक्सी राइबोज। एंड मेरे भाई आपका फॉस्फेट जो है वो तो सिंपल फॉस्फोरिक एसिड होता ही है। डीएनए का तो ये मतलब है। फिंगरप्रिंट का क्या मतलब है? फिंगरप्रिंट मतलब आपके अंगूठे के, उंगलियों के इंप्रेशंस, बायोमेट्रिक इंप्रेशन इसे कहते हैं। तो जब आपने अपना आधार कार्ड बनाया होगा तो थंब इंप्रेशन या फिंगर इंप्रेशन दिया होगा। जब आप नीट का फॉर्म भरेंगे तो भी इंप्रेशन लिया जाता है, क्योंकि आपकी उंगलियों के जो इंप्रेशन हैं, थंब के जो इंप्रेशन हैं, ये आपके लिए यूनिक है। दुनिया में ऐसे इंप्रेशन और किसी के है ही नहीं। सो इट इज योर यूनिक आइडेंटिटी।
सिमिलरली आपका जो डीएनए है ये 99.9% ही किसी और से सिमिलर है, 0.1% का डिफरेंस है। तो जाहिर सी बात है इट इज ऑल्सो यूनिक फॉर यू, जस्ट लाइक आर फिंगरप्रिंट्स, just like our fingerprints, just like our fingerprints, our DNA sequence is also unique and one of its kind, one of its kind, करेक्ट। दुनिया में सबसे यूनिक डीएनए है आपका, आप जैसा डीएनए किसी और का नहीं है। हाँ, अगर आप मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो एकदम तो आपका डीएनए मैच करेगा, मोनोजाइगोटिक ट्विंस का डीएनए मैच कर जाता है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस दैट इज एन एक्सेप्शन, मोनोजाइगोटिक ट्विंस का डीएनए सिमिलर होता है। अदर देन दैट आपका यूजुअली आप देखेंगे कोई भी दो इंडिविजुअल उठा के तो उनके डीएनए में आपको क्या मिलेगा, डिफरेंस देखने को मिलेगा। अदर इंडिविजुअल्स में अगर आप देखेंगे तो डीएनए 99.9% सिमिलर होगा और 0.1% डिफरेंस होगा। 0.1% डिफरेंस होता है आपका इन ऑल अदर ह्यूमंस, 0.1% डिफरेंस इन ऑल अदर ह्यूमंस, और ये डिफरेंस बहुत बड़ा होता है, मैंने आपको बताया था, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कैसे गुरुजी? देखो मेरे भाई, आपके पास अराउंड मोटा मोटा मान के चलो वही नंबर जो हमने पढ़ा है 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर है। इसमें अगर आप 0.1% निकालने लगे यानी नीचे आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 जीरो अगर आप काट दें तो 3.3 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर का आपका डिफरेंस आ जाएगा। 6 बेस पेयर आर डिफरेंट, यानी 3.3 मिलियन बेस पेयर जो है आपके डिफरेंट होते हैं, करेक्ट। बाकी सेम होंगे, 3.3 मिलियन, 33 लाख पोजीशन पे आप और दुनिया का कोई भी दूसरा ह्यूमन बीइंग डिफरेंट है, तो इट इज अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस। ये कोई छोटा डिफरेंस नहीं है मेरे भाई, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। यस, जरा सी म्यूटेशन आते हैं आपकी बॉडी में इतने बड़े बड़े चेंजेस हो जाते हैं। यहां तो 33 लाख ऐसी पोजीशन है जहां आपका और मेरा डीएनए डिफरेंट है, तो भाई बहुत ज्यादा डिफरेंसेस यहां हमें देखने को मिलेंगे। तो सर एलेक जेफरी साहब ने इस टेक्निक को दुनिया के सामने रखा जिसे हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये जान लें कि वाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कर लिया है, ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंस निकालना आता है हमको, तो वाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? अगर आप देखें टू कंपेयर कंप्लीट डीएनए, टू कंपेयर कंप्लीट डीएनए ऑफ टू इंडिविजुअल्स by genome sequencing, by genome sequencing is टफ, टफ भी है, टाइम टेकिंग भी है, टाइम भी ज्यादा लगेगा, पूरा डीएनए आप कंपेयर कर रहे हो, एंड एक्सपेंसिव भी है, पैसा भी लगेगा, तीनों चीजें हैं। मशीन की कॉस्ट भी ज्यादा है, टाइम भी ज्यादा लगेगा, एंड टफ टास्क भी है। देयरफॉर हम क्या करें, दो इंडिविजुअल्स के डीएनए में कुछ ऐसे इलाके हैं जिनमें हम सिमिलैरिटी या डिफरेंस देख लें, बहुत लिमिटेड इलाके की हम लोग स्टडी कर ले, बहुत लिमिटेड सीक्वेंसेस की हम लोग स्टडी कर ले, तो हमारा टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, एफर्ट भी बचेगा। देयरफॉर वी कंपेयर ओनली लिमिटेड parts of DNA of two individuals, therefore DNA fingerprinting is fast, less costly
एंड इजी प्रोसेस। आपको जल्दी जब रिजल्ट चाहिए होते हैं तो आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तरफ भागते हो, और सस्ता भी पड़ता है और जल्दी जल्दी रिजल्ट भी निकाल देता है, क्योंकि दो इंडिविजुअल्स के कंप्लीट डीएनए को आप यहां पर मैच नहीं करके देख रहे हैं, सिर्फ कुछ लिमिटेड पार्ट है जिसको आप मैच करके देख रहे होते हैं। तो आपके लिए जेन्युइनली बहुत इजी पड़ता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ये मैकेनिज्म पूरा का पूरा। करेक्ट है, करेक्ट है गुरुदेव, इतनी बात हमको समझ में आ गई है कि इजी क्यों पड़ता है, क्योंकि यहां पर सिर्फ लिमिटेड पार्ट ही डीएनए का हम लोग मैच करा रहे हैं दो इंडिविजुअल्स का। अब ये लिमिटेड पार्ट कौन सा है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब कराते क्यों है, वेयर इट इज यूज्ड, वेयर इट इज यूज्ड, तो सबसे पहली बात तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। भाई कोई खून का धब्बा मिला है आपको क्राइम साइट पे से, अब वो खून का धब्बा है, उसमें से आपने डीएनए निकाला और 3 लोगों पे शक है, इनका डीएनए निकाला, खून का धब्बा जिस इंडिविजुअल के डीएनए से मैच कर गया, इसका मतलब उसी का खून है मौका वारदात पे, उसको हम जो है दोषी करार दे देंगे और उसको जो है हम लोग फिर जेल भेज देंगे, या फिर जो भी सजा उसको मिलेगी कोर्ट जी जो सजा सुनाएंगे वो उसको मिल जाएगी। यस, तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। दूसरा, पैटर्निटी डिस्प्यूट में, जमीन जायदाद का झगड़ा, पैटर्निटी डिस्प्यूट, एक पिताजी ने कहा कि ये तो मेरा बेटा है ही नहीं, इसको जो है मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा, तो बेटे ने केस लड़ दिया कि भैया तुम ही मेरे पापा हो, तो भैया अगर मैं तुम्हारा बेटा निकला तो तुम्हें मुझे जमीन देनी पड़ेगी, तो लड़ाई झगड़ा हो गया। तो बेटे का और पेरेंट का डीएनए जो है मिला करके देखा गया, कंपेयर करके देखा गया, अगर सच में ही उनका बेटा निकला तो प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, बेटा नहीं निकला तो दिक्कत हो जाएगी, वैसे भी और वैसे भी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, रेप केसेस में स्पर्म में जो डीएनए होता है उससे भी आप पकड़ सकते हो आपके कल्प्रिट को। यस, यहां पर चौथा जो हो जाएगा वो है आपका जेनेटिक मैपिंग, क्योंकि ये जो आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ये भी आपका डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म पर बेस्ड है और जेनेटिक मैपिंग में भी, तो दोनों लिंक्ड होते हैं, तो इसीलिए वेयर इट इज यूज्ड, इन जगह पर ये यूज किया जाता है। अब मेरी एक बात को बहुत गौर से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी वगैरह में नहीं दिया हुआ है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा कि आपका अगर कोई केस 1 अगर मैं ले लेता हूं, अगर आपका कोई क्राइम साइट है, क्राइम साइट है और उस पे से ये मिला है सैंपल, उस पे से मिला है सैंपल, और ये है आपका एक इंडिविजुअल, इंडिविजुअल जो कि कातिल है ना, इसी ने क्या किया है, कत्ल किया है, कातिल है, और इसका सैंपल ही हमें मिल गया कहां से, आपका मौका वारदात से, आपके मर्डर की साइट पे से। तो इन दोनों का डीएनए क्या 100% मैच करेगा? भाई सैंपल का जो डीएनए है और इंडिविजुअल कातिल का जो हमने डीएनए लिया, क्या ये 100% मैच कर जाएगा? बिल्कुल 100% मैच कर जाएगा गुरुजी, क्योंकि ये एक ही तो इंडिविजुअल का डीएनए है, एक ही तो इंडिविजुअल का डीएनए है, तो इट विल 100% मैच, इट विल 100% मैच। भाई मेरे ही एक सेल के डीएनए को मैं दूसरे सेल के डीएनए से कंपेयर करूंगा, 100% मैच आएगा, ये कौन रोक लेगा? कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन मेरे भाई ये काम जो है आपका दूसरे केस में नहीं होगा। दूसरा केस कौन सा गुरुजी? समझ लीजिए ये है आपका सन, बेटा है, और ये है आपका फादर। तो अब फादर से सन में कितने क्रोमोसोम गए गुरुजी? समझ लीजिए ये बेटा है, ये बेटा है, बेटे समझ लीजिए ये बेटा है, ठीक है। अगर मैं एक बेटा तैयार कर रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक बेटा तैयार कर रहा हूं तो उसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, एक सेट आया मम्मी से, एक सेट आया पापा से, तो पापा से तो आधा ही डीएनए आया ना, 23 क्रोमोसोम्स का ही तो डीएनए आया, बाकी तो मम्मी से आया था। तो पापा का कितना डीएनए है आपके अंदर? 50% डीएनए है। तो जब मैं आपका डीएनए मैच कराऊंगा पिताजी से, तो मेरे भाई कितना परसेंट सिमिलर आएगा? सिर्फ 50% सिमिलर आएगा, ना कि 100%। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। कितना परसेंट आपका डीएनए सिमिलर आएगा? 50% सिमिलर आएगा। Similar since only 23 chromosomes are contributed by father to son,
पिताजी से बेटे को सिर्फ 23 क्रोमोसोम मिले, यानी बेटे में जितना डीएनए है उसका सिर्फ 50% ही मिला, इसीलिए मेरे भाई यहां 50% सिमिलरिटी आएगी। जबकि बाकी दूसरे केस में जहां कंप्लीट इंडिविजुअल का ही 2 सैंपल आप कंपेयर कर रहे थे, वहां 100% मैचिंग आपको देखने को मिलेगी। ये आपने जाना, ये आपने सीखा, करेक्ट। अब जो है हम लोग थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं, अबाउट सोमेटिक एंड जर्मिनल म्यूटेशन। सोमेटिक एंड जर्मिनल म्यूटेशन, आराम से सुनिएगा इस बात को। व्हाट आर सोमेटिक म्यूटेशंस एंड व्हाट आर जर्मिनल म्यूटेशंस। अब सोमेटिक म्यूटेशन मतलब म्यूटेशन इन नॉर्मल बॉडी सेल्स यानी सोमेटिक सेल्स, म्यूटेशंस इन जनरल बॉडी सेल्स और सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स, ये जो सोमेटिक सेल में जैसे लीवर का सेल है, किडनी का सेल है, इसमें अगर म्यूटेशन आ भी गई, कोई हाथ का सेल है, इसमें अगर म्यूटेशन आ भी गई तो अगली जनरेशन में नहीं जाएंगी। दे आर नॉट इनहेरिटेड इन नेक्स्ट जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए एक आदमी का हाथ कट गया। अब मेरे भाई हाथ कट गया है तो क्या उसका जो बच्चा पैदा होगा उसका भी हाथ कटा हुआ होगा? नहीं सर, उसका हाथ साबुत होगा, क्योंकि एक आदमी का हाथ कट गया है, इससे स्पर्म फॉर्मेशन पे कोई असर नहीं पड़ रहा। स्पर्म अगर हेल्दी बने हैं, स्पर्म के डीएनए पर कोई असर नहीं पड़ा, तो एक आदमी का जो जेनेटिक मटेरियल था वो एज इट इज बच्चे में चला जाएगा, हाथ कटने का कोई उसमें सिग्नल नहीं जाएगा। यस, सिंपल सी बात है। सोमेटिक सेल में कोई चेंज अगर आ गया है तो इससे जर्म सेल पर कोई असर नहीं पड़ता। स्पर्म और ओवा पे जब तक कोई असर नहीं पड़ रहा है तब तक अगली जनरेशन में कोई चेंज नहीं आ सकता। अगर स्पर्म में कोई डिफरेंस आ गया है या ओवम में कोई डिफरेंस आ गया है, क्योंकि बच्चा तो स्पर्म और ओवम मिलकर बना रहे हैं ना, तब जाके आपका बच्चा जो है ये आपका म्यूटेशन कैरी करता हुआ दिखाई देगा। तो म्यूटेशन इन जर्म सेल जब आ जाए, म्यूटेशन इन गैमीट्स दैट इज स्पर्म एंड ओवा, कोई ऐसा चेंज है जो स्पर्म एंड ओवम तक पहुंच गया, तो भैया ये आगे चल के बच्चा बनाएंगे तो ये बच्चे तक भी चेंजेस पहुंचा देंगे। म्यूटेशन इन गैमेट्स दैट इज स्पर्म एंड ओवा आर डायरेक्टली सेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन, द नेक्स्ट generation, therefore inherited, करेक्ट, करेक्ट है जी, एकदम सही बात। इतना समझ में आया? बहुत बढ़िया गुरुजी, समझ में आ गया। यस, इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब मेरे भाई लेट्स टॉक अबाउट, देखो जाड़ा था, थोड़ा सा लिख के लेकर के आया हूं, पहले से समझाने का काम पूरा पूरा किया जाएगा। इसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस गौर से सुनना। हाईली थ्योरेटिकल है लेकिन कुछ बातें इतनी समझने की हैं कि दिमाग के चीथड़े उड़ जाएंगे। आराम से बैठ करके एक एक चीज को 10-10 बार बताऊंगा। मेरा कोर फोकस समझाने पे है, इत्मीनान से मेरी बात को सुनना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग शुड बी ऑन योर टिप्स, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना नहीं दिया गया है। आराम आराम से सुनोगे, कर ले जाओगे। या पहले जितना हमने पढ़ा है इसकी एनसीईआरटी हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए, और एक आधा क्वेश्चन भी हम लोग साथ साथ सॉल्व कर लेंगे, जो भी हमारे बस का होगा अभी तक के कंटेंट से, क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं है पूरा कंटेंट। भाई हमने बताया कि 99.9% जो आपका बेस सीक्वेंस है ये दुनिया के हर ह्यूमन में सेम है, यानी कि सिर्फ 0.1% हमारे अंदर डिफरेंस है। और सिर्फ ये 0.1% डिफरेंस जो है डीएनए में, यही हर इंडिविजुअल को यूनिक बनाता है। जस्ट लाइक आर फिंगरप्रिंट्स, हमारी बाकी प्रॉपर्टीज भी यूनिक है जस्ट बिकॉज ऑफ डीएनए। हम लोग दिखते भी, फिनोटिपिक अपीयरेंस भी हमारी डिफरेंट है जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन डीएनए। यस, तो हम लोग मेरे भाई डीएनए कंप्लीट अगर दो ऑर्गेनिजम्स का हर बार क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ा प्रोसेस होगा। इसीलिए फिंगरप्रिंटिंग जो है ये एक क्विक वे है टू कंपेयर डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ एनी टू इंडिविजुअल, क्योंकि हम बहुत लिमिटेड पार्ट को ही क्या कर रहे होते हैं, आपका जो डिफरेंसेस है बस उसी पे फोकस कर रहे होते हैं, उनको ही हम लोग क्या कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का अभी आधार हमने पढ़ा नहीं है तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ये हम लोगों ने अभी चेक नहीं किया है, ये भी हम लोगों ने चेक नहीं किया है तो इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं। हाँ, अब म्यूटेशन जो है ये दो जगह पर आ सकती है। म्यूटेशन जो है सोमेटिक सेल में भी आ सकती है, आपकी बॉडी के नॉर्मल सेल में आ सकती है, एज वेल एज जर्म सेल में भी आ सकती है।
अब भैया सोमेटिक सेल में अगर म्यूटेशन आ गए हैं तो अगली जनरेशन में नहीं जाएंगी, लेकिन जर्म सेल में अगर म्यूटेशन आ चुकी हैं तो मेरे भाई ये आपकी ट्रांसमिट हो जाती हैं अगली जनरेशन में, एंड अगली जनरेशन में पहुंच सकती हैं बड़ी ही आसानी से। अब कोई ऐसी म्यूटेशन आ गई कि मेरी डेथ हो गई, समझ लो मेरे अंदर कोई म्यूटेशन आई, मेरा ही काम तमाम हो गया, मेरी फील्डिंग सेट हो गई, तो मैं बच्चे ही नहीं पैदा कर पाया, तो मेरे दोस्त अगली जनरेशन में नहीं जा पाएगी म्यूटेशन। अगर कोई ऐसी म्यूटेशन है जिससे मैं जिंदा बच गया, रिप्रोडक्शन करने लायक बच गया, तो मेरे दोस्त अगली जनरेशन में वो म्यूटेशन जाएगी। तो बहुत लाजमी सी बात है, जिंदा रहोगे तभी तो रिप्रोड्यूस करोगे, है ना। तो मेरे दोस्त यहां पर डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये एक्सेप्टेबल होता है। ये 0.01% फ्रीक्वेंसी, ये 0.01 फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है, यानी 1% के आसपास। 0.01 इज द रेशियो, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 100 कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1% आ जाएगी। यानी एक पॉपुलेशन के लगभग 1% हिस्से में आपको कोई सीक्वेंस देखने को मिल रहा है, तो इसे आप सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये हेरिटेबल होते हैं, ये आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आ सकते हैं। तो जैसे आपके पेरेंट्स के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म थे, सेम वही आपके अंदर आएंगे, तो आपके पेरेंट्स और आप सिमिलर हो। जब मैं आपके पापा का और आपका डीएनए कंपेयर करूंगा तो उनके अंदर जो पॉलीमॉर्फिज्म थे, स्निप्स थे, वही आपके अंदर देखने को मिलेंगे, तो मुझे जो है एक सिमिलैरिटी देखने को मिल जाएगी। उसी से मैं पता लगा लूंगा कि आप अपने पापा से सिमिलर है या नहीं, ये मुझे देखने को मिला। बाकी बातें अभी हम लोगों ने करी नहीं है। यस, एक्सेप्शन है आपका मोनोजाइगोटिक ट्विन, जहां आपको 100% डीएनए सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। ये हम लोगों ने पहले ही जान लिया है, छोटी छोटी बातें पढ़ ली थी। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म इन डिटेल। आराम से मेरी बात को सुनना मेरे दोस्त, आराम से मेरी बात को सुनना, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यार से पढ़ेंगे, 10-10 बार पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है, आराम से, लेकिन मेरी बात को सुनना। मैं कह रहा हूं व्हाट इज द बेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी मैं आपके डीएनए को, लेट से आपके पापा के डीएनए को अगर कंपेयर कर रहा हूं, व्हाट इज द बेसिस ऑफ दैट, मैं किस बेसिस पे आपके और आपके पापा के अंदर सिमिलैरिटी या डिफरेंसेस बता पाऊंगा। लेट्स चेक। सबसे पहले समझिए, यहां पर आपका जो डीएनए है इसमें आपका कोडिंग सीक्वेंस भी होता है जो कि प्रोटीन बनाता है, एंड बहुत सारे रिपीटेटिव सीक्वेंसेस भी होते हैं जिनको आप क्या कहते हैं, सैटेलाइट सीक्वेंसेस कहते हैं या जंक डीएनए कहते हैं, जो कि नॉन कोडिंग होते हैं। हमने पता लगाया था कि हमारे डीएनए में जो मेजर पार्ट है ये नॉन कोडिंग है, कोडिंग पार्ट बहुत कम है, लेस देन 2% पार्ट ही है हमारे डीएनए का जो कि एक्चुअल में प्रोटीन बना सकता है। मोर देन 98% पार्ट जो है ये तो आपका बहुत ही जंक है, कोई प्रोटीन बनाने का काम नहीं करता। यस, तो मेरे दोस्त इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर आप देखें तो हम लोग क्या करते हैं, आपके डीएनए का जब आप बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, यानी आपके डीएनए को जब आप मिक्सर में घुमाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेंगे, दो कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। एक ऐसा कंपोनेंट जिसे हम कहते हैं बल्क डीएनए, बल्क इसीलिए कहा क्योंकि कोडिंग है, ये आपका यूनिक है, तो यूनिक डीएनए जो है ये भारी होता है, नीचे आ जाता है, और जो रिपीटेटिव आपका है इसकी डेंसिटी कम होती है, क्योंकि रिपीटेटिव है, बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है, तो इसकी डेंसिटी आपकी कंपैरेटिवली कम होती है, आपको ऊपर देखने को मिलता है। तो रिपीटेटिव डीएनए सिंस एक ही छोटा टुकड़ा बार बार रिपीट हो रहा है, इसकी डेंसिटी आपकी कम होगी, और जो बल्क डीएनए है ये आपको नीचे देखने को मिलेगा, कोडिंग डीएनए आपको नीचे देखने को मिलेगा। अगर आप एक ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में भी आपको क्या देखने को मिलता है, ये छोटा पीक जो है, छोटा पहाड़, ये आपका सैटेलाइट डीएनए का यानी रिपीटेटिव डीएनए का, और ये जो बड़ा पहाड़ है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, जिसका रो ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, यह आपका बल्क डीएनए, ये आपका बल्क डीएनए। यानी यहां तक की बात सुनिए, पहले 2 3 4 5 बार सुनिए। मैंने कहा कि आपका डीएनए है, इस डीएनए में कोडिंग सीक्वेंसेस भी होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, और नॉन कोडिंग पार्ट भी होता है, रिपीटेटिव पार्ट भी होता है जिसको जंक डीएनए कहते हैं, और इस रिपीटेटिव डीएनए का ही एक टाइप है सैटेलाइट डीएनए भी, जो कि जंक होता है। अब मेरे दोस्त ये जो आपका मेन पार्ट है, कोडिंग पार्ट, ये बल्क डीएनए कहलाता है। बल्क मतलब बल्क में नहीं पाया जा रहा, बल्क मतलब हैवी है। और जो आपका सैटेलाइट डीएनए है ये पाया ज्यादा मात्रा में जाता है लेकिन लाइट है, क्योंकि एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। तो जब आप मिक्सी में डाल के अपने डीएनए को घुमाएंगे तो बल्क डीएनए नीचे मिलेगा, ज्यादा डेंसिटी का मिलेगा, सैटेलाइट डीएनए ऊपर मिल जाएगा, रिपीटेटिव डीएनए ऊपर मिल जाएगा। और जब आप ग्राफ की फॉर्मेट में प्लॉट करेंगे तो छोटा पहाड़ कहां देखने को मिलेगा, आपका सैटेलाइट डीएनए वाला, बड़ा पहाड़ कहां देखने को मिलेगा, बल्क डीएनए वाला, यूनिक कोडिंग डीएनए वाला, आपको बल्क आपका एक पहाड़ देखने को मिलेगा। करेक्ट, इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि जो आपका बल्क डीएनए है, हैवी डीएनए है, वो कोडिंग है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, और जो आपका हल्का डीएनए है वो रिपीटेटिव है, सैटेलाइट डीएनए है जो छोटा टुकड़ा ही अपने आप को
बार 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 रिपीट कर रहा है, ये लाइट है। तो डेंसिटी ज्यादा किसकी? बल्क डीएनए की यानी कोडिंग डीएनए की। डेंसिटी कम किसकी? सैटेलाइट डीएनए की यानी जंक डीएनए की, जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। ये हमने देखा। नाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आराम से सुनिएगा। इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम लोग सैटेलाइट डीएनए को देखते हैं। हमने कहा ना कि आपके ह्यूमन जीनोम में अगर हम पूरे के पूरे जीनोम को ही कंपेयर कर लें, दो ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को ही कंपेयर कर लें, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा। मैं जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करता हूं तो मैं दो इंडिविजुअल्स के सिर्फ रिपीटेटिव डीएनए को देखता हूं, सिर्फ रिपीटेटिव या सैटेलाइट डीएनए को देखता हूं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो रिपीटेटिव है, बार बार रिपीट हो रहा है। हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म ये दिखाते हैं, क्योंकि रिपीटेटिव है तो इसी में आपके क्या आएंगी? पॉलीमॉर्फिज्म बनेंगी, इसी में चेंजेस आते रहेंगे। तो दो अलग अलग अगर इंडिविजुअल हैं तो इनमें पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा। इनमें आपके जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है ये भी अलग होंगे। समझ लीजिए कोई एक इंडिविजुअल है, उसमें ये वाला रिपीटेटिव सीक्वेंस है, कोई दूसरा इंडिविजुअल है तो उसमें सेम नहीं होगा। इसमें समझ लीजिए 10 बार रिपीट हो रहा है, दूसरे वाले में हो सकता है ये 8 बार ही रिपीट हो, 2 बार ये नीला वाला रिपीट हो रहा हो। तीसरे वाले में हो सकता है ये पिंक वाला 7 बार ही रिपीट हो रहा हो, 2 बार नीला वाला, 1 बार ऑरेंज वाला रिपीट हो रहा हो। तो सब में डिफरेंसेस आ गए ना भाई। सब में पिंक वाला भी है, इसमें 10 बार है, इसमें 8 बार है, इसमें 7 बार है, लेकिन इसमें 2 ब्लू वाले ऐड हो गए, इसमें 2 ब्लू वाले और एक ऑरेंज वाला ऐड हो गया, तो तीनों के तीनों टेक्निकली डिफरेंट है ना। तो इनमें सेम तरीके के भी सीक्वेंस हो सकते हैं। हो सकता है इसमें 10 के 10 पिंक हो सकता है इसमें 10 के 10 ब्लू हो सकता है इसमें 10 के 10 ऑरेंज हो। यानी मेरे भाई ये जो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं इनमें सीक्वेंसेस भी अलग अलग हो सकते हैं, और सीक्वेंसेस अगर सेम भी है तो उनका नंबर डिफरेंट हो सकता है। यहां 10 बार था पिंक वाला, यहां 8 बार था, यहां 7 बार था, तो नंबर भी डिफरेंट हो सकता है, और इनके सीक्वेंसेस भी थोड़े 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 डिफरेंट हो सकते हैं। इसीलिए तो बिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस दुनिया में बनी हुई हैं, राइट। इसीलिए हम क्या देखेंगे, समझ लीजिए मुझे इन दो इंडिविजुअल्स को कंपेयर करना है भाई, है ना, मुझे इन दोनों में से पता लगाना है कातिल कौन है। तो मैं क्या करूंगा भाई, मेरे पास जो सैंपल आया मुझे पता लगा कि उसमें पिंक वाला जो है 10 बार रिपीट हो रहा है, पिंक वाला पार्ट जो है 10 बार रिपीट हो रहा है। अब मैंने इन दोनों का डीएनए देखा, मैंने कहा यार ये वाला जो सीक्वेंस है ये तो यहां भी 10 बार रिपीट हो रहा है, यहां भी 10 बार रिपीट हो रहा है, भाई दोनों में से कातिल का पता नहीं लगा। फिर दूसरा सीक्वेंस मैंने देखा कि भाई ये जो है कातिल में ब्लू वाला 2 बार रिपीट होता है, मैंने देखा यार यहां ब्लू 2 बार रिपीट हो रहा है, यहां सिर्फ 1 बार, ऑरेंज वाला 1 बार, यानी इसका डीएनए थोड़ा अलग है, ये कातिल नहीं है, ये जो आपका 10 बार पिंक है और 2 बार ब्लू है ये वाला कातिल है, राइट। तो मेरे पास कातिल का एक डीएनए था, मैंने उस डीएनए को निकाला, उसमें देखा क्या क्या है, 10 पिंक 2 ब्लू। इन दोनों का डीएनए निकाला और देखा यहां है 10 पिंक 2 ब्लू, यहां है 10 पिंक 1 ब्लू 1 ऑरेंज, मुझे पता लग गया ये वाला कातिल है। मैंने सिर्फ रिपीटेटिव सीक्वेंसेस को देखा कि कौन सा सीक्वेंस रिपीट हो रहा है और कितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसे यहां पर आपका पिंक भी रिपीट हो रहा है, ब्लू भी रिपीट हो रहा है, या पिंक ब्लू और ऑरेंज रिपीट हो रहा है, तो सीक्वेंसेस में भी डिफरेंस है, और जितनी बार रिपीट हो रहे हैं उसमें भी डिफरेंस है। यहां पिंक वाला 10 बार, ब्लू वाला 2 बार, या पिंक वाला 10 बार, ब्लू वाला 1 बार, ऑरेंज वाला 1 बार, राइट। तो सीक्वेंसेस भी डिफरेंस हो सकते हैं, इनके नंबर भी आपके डिफरेंट हो सकते हैं, ये आपका बेसिस बनाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। तो पॉलीमॉर्फिज्म भी इनमें बड़ी आसानी से हो जाता है रिपीटेटिव सीक्वेंसेस में, और ये हेरिटेबल भी है, यानी आपके मम्मी पापा से आपके अंदर आ भी सकते हैं। मेरे फादर साहब में, मेरी माता जी में जो भी आपके स्निप्स थे, पॉलीमॉर्फिज्म थे, वो मेरे अंदर आ सकते हैं। एज इट इज उनका डीएनए, उनके 23 क्रोमोसोम उठ करके आ रहे हैं ना मेरे अंदर, तो उनके ये जो स्निप्स है ये आ सकते हैं। नाउ ये जो आपके सैटेलाइट है, ये जो आपके रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। पहला जो है मेरे भाई ये है आपका माइक्रो सैटेलाइट, और दूसरा है मिनी सैटेलाइट। अब ये माइक्रो और मिनी सैटेलाइट किस बेसिस पे नाम दिया है, आराम से सुनिएगा। पहला दिया है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंस, कितना बड़ा सीक्वेंस अपने आप को रिपीट कर रहा है, नंबर ऑफ रिपीटिशन, कितनी बार रिपीट कर रहा है, एंड उस सीक्वेंस में एटी ज्यादा है यानी एडेनिन थाइमिन ज्यादा है या ग्वानिन साइटोसिन ज्यादा है। भाई एटी ज्यादा है तो ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और सीजी ज्यादा है तो सी और जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आपका, करेक्ट। अब आराम से देखिए, अगर माइक्रो सैटेलाइट है, नाम ही है माइक्रो, तो ये बहुत छोटे होंगे, यहां नाम है मिनी, तो ये माइक्रो वाले से थोड़े से बड़े हो जाएंगे। तो माइक्रो सैटेलाइट जो है इसमें 2 से 6 बेस पेयर का एक जो सीक्वेंस है, 2 से 6 बेस पेयर का, समझ लीजिए मैं 4 का ले लेता हूं,
ATGC, ये 5 से 20 बार रिपीट होते हैं। जैसे 10 बार रिपीट कर देता हूं, ATGC 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 ATGC, तो 4 नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस 10 बार रिपीट कर दिया, इट्स अ माइक्रो सैटेलाइट। अगर 2 सीक्वेंस है AT और 5 बार रिपीट हो रहा है AT 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 AT, तो टोटल 10 बेसिस हुए, 10 बेसिस हुए। और यहां 5 मान लो यार रेफरेंस के लिए, 2 से 5 बेस पेयर अगर 5 से 20 बार रिपीट हो रहे हैं, तो समझ लो 2 बेस पेयर की कोई चीज 5 बार रिपीट हो रही है तो 10 बेसिस बने। 5 बेस पेयर की कोई चीज 20 बार रिपीट हो रही है, 5 इंटू 20 तो आपके 100 बेसिस बने। यानी अगर आप इसको किलो बेस में कन्वर्ट कर दो, 100 बेस को किलो बेस में कन्वर्ट कर दो, अगर 1000 से डिवाइड कर दो तो 0.1 किलो बेस हो जाएगा, और 10 को अगर 1000 से डिवाइड कर दो तो 0.01 किलो बेस हो जाएगा। तो किलो बेस में भी आंसर पूछ सकते हो। ये आपके माइक्रो सैटेलाइट जो है AT रिच होते हैं, ज्यादातर इनमें जो सीक्वेंस होते हैं इनमें A और T ज्यादा पाया जाता है माइक्रो सैटेलाइट में। मिनी सैटेलाइट जो है, इसको हम VNTR भी कहते हैं, इसको थोड़ा मैं बाद में बताऊंगा। मिनी सैटेलाइट जो है इसमें 10 से 50 नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस 10 से 400 बार रिपीट हो रहा होता है। तो 10 नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस 10 बार रिपीट हुआ तो 100, 10 इंटू 10। 50 नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस 400 बार रिपीट हुआ तो 20,000, 20,000 यानी 20 किलो बेस, एंड आपका यहां पर जो है हो जाएगा 100 यानी 1000 से डिवाइड करो 0.1 किलो बेस। इतना बड़ा इसका साइज हो सकता है। यानी इस जगह अगर मैं देखूं तो 2 नाइट्रोजनस बेस से 5 नाइट्रोजनस बेस का साइज है एक सीक्वेंस का। वो अपने आप को कितने बार रिपीट कर रहा है? 5 से 20 बार रिपीट कर रहा है। तो सबसे छोटे छोटे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। अगर 2 नाइट्रोजनस बेस की कोई चीज है, लेट्स से 80, अपने आप को 5 बार रिपीट करिए 80 80 80 80 80, तो 10 बेसिस हो गए। 5 बेस पेयर की कोई चीज है, वो अपने आप को 20 बार रिपीट करी है तो 100 बेसिस हो गए। तो आपके 10 से 100 बेसिस किलो बेस में अगर कन्वर्ट करोगे, दोनों को 1000 से डिवाइड कर दो, 100 को 1000 से डिवाइड करोगे 0.1, 10 को 1000 से डिवाइड करोगे 0.01, ये आपका नंबर देखने को मिलेगा। करेक्ट, AT रिच होते हैं ये। अगर आप मिनी सैटेलाइट के बारे में बात करो तो 10 से 50 बेसिस का सीक्वेंस अपने आप को 10 से 400 बार रिपीट करता है, तो साइज इनका 0.1 से 20 किलो बेस हो जाएगा। यानी 100 से लेकर के 20,000 बेसिस यहां पर हो सकता है, और ये आपके CG रिच होते हैं, साइटोसिन ग्वानिन रिच होते हैं। अब इन दोनों में से मुझे खुद बता दो विच इज गोइंग टू बी द बेस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। इन दोनों में से DNA फिंगरप्रिंटिंग का बेस, DNA फिंगरप्रिंटिंग का आधार कौन बनाएगा? सर हम कैसे बताएं? लॉजिक लगाओ, रटो मत, लॉजिक लगाओ। समझ लो आप और आपका दोस्त साथ खड़े हैं, मैच देख रहे हैं, विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं, सामने से जो है कोई बॉलर बॉल डाल रहे हैं और विराट कोहली ने बहुत जोर का बैट घुमाया और एक शानदार छक्का जड़ दिया। तो आप दोनों दोस्त साथ में क्या बोले? ओ भाई, साथ बोले, एकदम साथ बोले, ओ भाई। ये तो तुक्के से हो गया। अगर आपकी वाइफ मैच करती है, आप अपने दोस्त के साथ बहुत ज्यादा वक्त व्यतीत करते हैं, तो जाहिर सी बात है उसके मुंह से और आपके मुंह से सेम चीज निकल सकती है, बिना प्लानिंग के भी, है ना। जैसे किसी ने कोई कारनामा कर दिया भाई, आपके सामने बैकफ्लिप मार दी भाई किसी लौंडे ने, आपने बोला वाह यार, सामने वाले दोस्त ने भी साथ साथ वाह यार। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये जो दो दो बेस पेयर की चीजें हैं, ये तो तुक्के से भी सेम निकल सकती हैं। आपका DNA और मेरा DNA 3.3 बिलियन बेसिस लेके बैठा हुआ है, क्या तुक्के से भी 80 80 80 80 80 80 80 80 ऐसे साथ में नहीं आ सकते कॉमन? बिल्कुल आ सकते हैं, कौन रोक लेगा। लेकिन समझ लो कोई सीक्वेंस है 45 बेस पेयर का, 45 बेस पेयर का, और वो आपके अंदर भी लगातार लगातार 70 बार रिपीट हो रहा है और मेरे अंदर भी लगातार 70 बार रिपीट हो रहा है। ये तो रेयर है ना, ये तो तुक्के से नहीं हो सकता कि कोई 45 बेस का सीक्वेंस है और आप में और मुझ में एकदम एक साथ 70 बार रिपीट हो रहा है। मेरे अंदर 70 बार हो रहा है, हो सकता है आपके अंदर 35 बार ही हो, तो आप और मैं डिफरेंट हो गए ना। तो ये जो आपका मिनी सैटेलाइट है, इसका साइज बड़ा होता है। ये आपका एज इट इज आप में और मुझ में सेम होना इज वेरी लेस कॉमन, नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने अपना सेशन इतना बड़ा ले लिया है मेरे भाई, हम कई देर से पढ़ रहे हैं सेशन को, अच्छा खासा टाइम हो गया हमें, है ना, 45-50 मिनट हो गए होंगे या उससे भी ज्यादा हो गए होंगे, मुझे आइडिया नहीं है। क्या मेरे दोस्त, जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है इस सेशन में, क्या ऐसा कोई एज इट इज रट्टा मार के भी मेरे जैसा बोल सकता है एक एक शब्द? जहां मैंने सांस रोकी है, जहां मैंने नाक पोछी है, क्या सारा कोई एकदम बता देगा? नहीं बताएगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं और कोई और इंडिविजुअल इतनी लंबी चीज एक साथ कॉमन कर दें, दिस इज नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं। कोई प्लानिंग करके करना चाहे तो भी पॉसिबल नहीं। लेकिन छोटी मोटी बात तो, जैसे समझ लीजिए कोई गाना गा रहे हैं आप और मैं, छोटी मोटी बात तो वैसे तुक्के से भी कॉमन निकल जाएगी।
तो इसीलिए जो छोटू है माइक्रो सैटेलाइट, ये तो तुक्के से भी कॉमन हो सकता है आप में और मुझ में। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार नहीं है। इससे सिमिलरिटी देखने चले तो हर इंडिविजुअली सिमिलर हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो आप में और मुझ में कॉमन मिलेगा ही। लेकिन जो मिनी सैटेलाइट है ये सब में कॉमन नहीं होती, ये सब में कॉमन नहीं होगी मेरे भाई। इसे हम क्या कहते हैं, वीएनटीआर कहते हैं, बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये बनाता है। व्हाट इज वीएनटीआर, आराम से देखिए। ये जो आपका मिनी सैटेलाइट है, ये जो आपका मिनी सैटेलाइट है, इसी को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं वीएनटीआर। और वीएनटीआर को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर यानी डिफरेंट नंबर। आप में और मुझ में ये सेम नहीं होगा, डिफरेंट नंबर है। ऑफ टेंडम रिपीट, टेंडम मतलब लगातार, कंटिन्यूअस, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, एकदम कंटिन्यूअस रिपीट्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। डिफरेंट नंबर, फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल है, उसमें समझ लीजिए ये सीक्वेंस है ए टी जी सी, ए टी सी सी, ए टी सी, ए सी, ए सी सी, ए टी जी सी, ए। ये सीक्वेंस है एक इंडिविजुअल में, ठीक है। अगर ये इंडिविजुअल है मेरे भाई, इसमें ये वाला सीक्वेंस आपको देखने को मिल रहा है, तो दूसरे इंडिविजुअल में भी लेट्स से सेम सेम सीक्वेंस है। मैं इस बार सीक्वेंस भी चेंज नहीं कर रहा, पॉलीमॉर्फिज्म की भी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा भाई सीक्वेंस भी सेम है। एक इंडिविजुअल में ये जो सीक्वेंस है ये रिपीट हुआ, रिपीटेड 70 टाइम्स, 70 टाइम्स। एंड दूसरे इंडिविजुअल में ये जो है ये रिपीट हुआ आपका 230 टाइम्स। तो क्या ये दोनों डिफरेंट है? अब बहुत डिफरेंट है गुरुजी, अब बहुत डिफरेंट है। अब ये चाहकर भी सेम नहीं हो सकते, देयरफॉर डिफरेंस इज प्रेजेंट, देयरफॉर डिफरेंस इज सीन। डिफरेंस आपको देखने को मिला, करेक्ट है, एकदम करेक्ट। तो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट मतलब यहां कोई चीज 70 बार रिपीट हो रही है, यहां कोई चीज 230 बार रिपीट हो रही है, वो भी लगातार। मतलब ये सीक्वेंस है 70 बार लगातार रिपीट हो रहा है, बीच में कुछ और नहीं आ रहा है, टक 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 70 बार। सेम सीक्वेंस यहां दूसरे इंडिविजुअल में 230 बार रिपीट हो रहा है। सो बोथ द इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट। देयरफॉर आप जब दो ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को कंपेयर करते हो, आप उनमें रिपीटेटिव सीक्वेंसेस देखते हो, वीएनटीआर देखते हो। इसीलिए ये जो वीएनटीआर है ये आपका क्या है, बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसीलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस है कौन, वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, करेक्ट है। अब इसका मैकेनिज्म देखो, बहुत प्यारा मैकेनिज्म है, बहुत शानदार मैकेनिज्म है मेरे भाई, मजा आ जाएगा। आराम से देखो, मैं कह रहा हूं कि मैंने आपका कोई सेल लिया, कोई भी सेल ले सकता हूं मैं, आपका ब्लड सेल ले सकता हूं, आपका हेयर फॉलिकल ले सकता हूं, आपका स्पर्म सेल ले सकता हूं, आपका स्किन सेल ले सकता हूं, लिवर सेल ले सकता हूं, किडनी सेल ले सकता हूं, लंग सेल ले सकता हूं, कोई सेल ले सकता हूं। मैंने आपका सेल लिया और उससे मैंने डीएनए निकाला, डीएनए निकाला, पूरा डीएनए आपका यह है लंबा सा, एक सेल में जितना भी था पूरा डीएनए मैंने निकाल लिया। इसको एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से मैंने ट्रीट किया, यानी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से मैंने क्या किया, इस डीएनए के चीथड़े उड़ा लिए, टुकड़े कर लिए, और NaOH मैंने डाल दिया यहां पर, माइल्ड मैंने यहां पर क्या डाल दिया, बेस डाल दिया, जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करता है। यानी मैंने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बना लिया यहां पर। तो आपके टुकड़े भी हो गए और सिंगल स्ट्रैंडेड भी ये हो गया NaOH की वजह से, तो आपके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के टुकड़े हो गए, ठीक है। अब ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के टुकड़े हैं, कोई टुकड़ा बड़ा होगा, कोई टुकड़ा छोटा होगा, तो इसको मैं क्या कर लेता हूं, सेपरेट कर लेता हूं एक जेल पे, जिस जेल का नाम है अगरोज जेल। इस जेल का नाम है अगरोज जेल। इस जेल पे मैं क्या कर सकता हूं, डीएनए के टुकड़ों को दौड़ा सकता हूं इलेक्ट्रिक करंट देके।
तो डीएनए के टुकड़े कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, क्योंकि डीएनए जो है इसमें होता है फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट, तो डीएनए नेगेटिव होता है। तो यहां मैं क्या कर दूंगा, पॉजिटिव चार्ज लगा दूंगा, यहां नेगेटिव चार्ज लगा दूंगा। डीएनए को लोड कर दिया यहां इन वेल्स में, मैंने इन छेदों में, इन्हें वेल्स कहा जाता है, कुआं कहा जाता है, जिनमें डीएनए मैंने डाल दिया, थोड़ा थोड़ा डीएनए, और पॉजिटिव चार्ज की ओर क्या है डीएनए, नेगेटिव चार्ज जो है भागता हुआ आएगा। बिल्कुल, जो छोटे छोटे डीएनए के टुकड़े हैं वो ज्यादा भागते हुए आएंगे, और जो मोटे मोटे डीएनए के टुकड़े हैं ये बहुत दूर नहीं भाग पाएंगे, इस वेल से पास ही रह जाएंगे, मोटे मोटे टुकड़े पास ही रह जाएंगे। थोड़ा और पतला है थोड़ी और दूर आया, थोड़ा और पतला है थोड़ी और दूर आया, थोड़ी और पतला है थोड़ी और दूर आया, सबसे पतला है सबसे दूर आ गया। तो साइज के हिसाब से, मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से आपने क्या कर दिया, इन डीएनए के टुकड़ों को सेपरेट कर दिया। लो मॉलिक्यूलर वेट जो है ये वेल से बहुत दूर आ गए, और जो हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट वाले हैं ये वेल के पास ही रहे, यानी डीएनए को मैंने क्या कर दिया, आपका सेपरेट कर दिया इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से। इसे कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बायोटेक में आपको पढ़ाया जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी जेल पे, अगरोस जेल पे मैंने इलेक्ट्रिक करंट देके दौड़ा दिया है डीएनए को। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी मैंने, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, एंड फोरेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। तो डीएनए जो नेगेटिव चार्ज था ये पॉजिटिव की तरफ भागेगा, ये इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा। मैंने क्या किया, फिर ये जो डीएनए के छोटे 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 टुकड़े सेपरेट हो चुके हैं, अलग अलग साइज के टुकड़े सेपरेट हो चुके हैं, इन्हें एक मेम्ब्रेन पे ले आया मैं। समझ लीजिए यहां पर ये मेरे पास एक मेम्ब्रेन है, एक पेपर ले लेता हूं मैं, ये मेरे पास एक मेम्ब्रेन है, एंड लेट्स से मेरे पास कोई जेल नहीं है यहां पर, तो मैं इसी पेपर को थोड़ा सा फाड़ करके एक जेल बना लेता हूं, एंड इस पेपर को मैं यूज कर लूंगा, डोंट वरी, है ना कहीं यूज कर ले जाएंगे। ये मेरे पास एक पेपर था, है ना, ये जो मेरे पास पेपर था इसको आप जेल मान लीजिए। इस पे मैंने क्या किया, डीएनए के अलग अलग टुकड़े बना लिए, डीएनए के अलग अलग टुकड़े बना लिए, राइट। ये डीएनए के अलग अलग टुकड़े बना लिए, मैंने यहां पे निशान लगा लिया कुछ डीएनए के मोटे मोटे छोटे छोटे टुकड़े मैंने यहां पर बना लिए। मेरी अगरोस जेल है, आपके ऊपर मैंने डीएनए अगर लोड किया है तो छोटे टुकड़े दूर भाग जाएंगे, मोटे टुकड़े यहीं पड़े रह जाएंगे वेल्स के आसपास, तो बड़े टुकड़े ऊपर छोटे टुकड़े नीचे। जब ये सारे डीएनए के टुकड़े सेपरेट हो गए, मैं क्या करता हूं, इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन को, इस मेम्ब्रेन को इस जेल के ऊपर रख देता हूं और लंबे टाइम तक रखे रहने देता हूं। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये इन सारे डीएनए के टुकड़ों को अपने ऊपर सोख लेती है, तो ये सारे डीएनए के टुकड़े जो इस जेल पे थे वो इस मेम्ब्रेन पे आ जाते हैं, राइट। यहां पर मैंने क्या कहा कि आपके जितने भी डीएनए के फ्रेगमेंट थे ये सिंथेटिक नाइलॉन या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाते हैं, इसे हम कहते हैं ब्लॉटिंग। ये जो पेपर है, जो मेम्ब्रेन है, इसे ब्लॉटिंग पेपर भी आप बोल सकते हैं। इस ब्लॉटिंग टेक्निक को हम कहते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग। जब आप डीएनए को शिफ्ट कर रहे हो इट इज कॉल्ड एज साउदर्न ब्लॉटिंग। तो साउदर्न ब्लॉटिंग आपने करी, यानी आपने जेल से मेम्ब्रेन पे ये टुकड़े शिफ्ट कर दिए डीएनए के। अब क्या करेंगे, अब आप स्पेसिफिक वीएनटीआर ढूंढेंगे, अब आप स्पेसिफिक वीएनटीआर ढूंढेंगे। वीएनटीआर आपने ढूंढा, वीएनटीआर आपने ढूंढा, समझ लीजिए यहां पर आई हैव अ डीएनए सैंपल, मेरे पास एक ऐसा डीएनए सैंपल है जिसमें CGAATCGCACCGGAC ये आपका 70 बार रिपीट होता है। मुझे देखना है इसमें ये 70 बार रिपीट होता है या नहीं। तो मैंने क्या बना लिया, मेरे को ये सीक्वेंस ढूंढना है। इस सीक्वेंस को मैं कैसे ढूंढूंगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मैं ले आता हूं। जैसे सी के सामने आ जाएगा जी, जी के सामने आ जाएगा सी, ए के सामने टी, ए के सामने टी, टी के सामने ए, सी के सामने जी, जी के सामने सी, सी के सामने जी, ए के सामने टी, सी के सामने जी, जी के सामने सी, सी के सामने जी, जी के सामने सी, एंड आपका हो जाएगा ए के सामने टी एंड सी के सामने जी। अगर मुझे इस सीक्वेंस को ढूंढना है, मैं एक ऐसा सीक्वेंस तैयार कर लूंगा जो एग्जैक्ट इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो, इस पे जाके बाइंड कर जाए। पर मुझे कैसे पता लगेगा कि बाइंड कर गया है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मैंने तैयार किया कि इस पे कोई दूसरा छोटा टुकड़ा आके बाइंड हो जाए। मुझे कैसे पता लगेगा कि बाइंड हो गया है? ये जो टुकड़ा मैं बनाता हूं जो ढूंढेगा इन सीक्वेंसेस को वीएनटीआर को जा जाके, इसे मैं कहता हूं प्रोब। और ये प्रोब जो होता है ये क्या है, ये आपका डीएनए का रेडियो एक्टिव टुकड़ा होता है। आरएनए भी यूज करते हो आप अलग अलग केसेस में, यहां डीएनए यूज कर रहे हैं हम। तो रेडियो एक्टिव डीएनए या आरएनए है सिंगल स्ट्रैंडेड, इसे हम क्या कहते हैं प्रोब। इस प्रोब को मैंने 100-150 प्रोब्स को मैंने यहां फेंक दिया कि भाई जितने भी सीक्वेंसेस होंगे वहां जाके बाइंड कर जाएगा। 100 हो, 150 हो, 200 हो, 5 हो, 50 हो, उतनी जगह जाके बाइंड कर जाएगा। तो प्रोब जो है जाकर के इस सीक्वेंस को ढूंढने की कोशिश करेगा। तो यहां पर एक प्रोब जो है यहां बाइंड कर गया, एक प्रोब यहां बाइंड कर गया,
एक प्रोब यहां बाइंड कर गया, सिर्फ 3 जगह बाइंड किया आपका प्रोब। हमें एक ऐसा डीएनए मिल चुका था जहां 70 बार आपका ये सीक्वेंस मिलता है, हमें यहां सिर्फ 3 बार आपका सीक्वेंस मिला है। और जब ये प्रोब बाइंड करता है यानी हाइब्रिडाइज कर जाता है, हाइब्रिडाइज मतलब हाइब्रिड डीएनए बन गया ना, नॉर्मल डीएनए पे प्रोब बाइंड कर गया, हाइब्रिड डीएनए जब बना है तो ये नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई देता चमकता हुआ, रेडियो एक्टिविटी आप आंखों से नहीं देख सकते। तो हम क्या करते हैं, इस मेम्ब्रेन को फिर ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक से देखते हैं, तो हमें चमकती हुई 3 चीजें दिखाई दी, ये चमकता हुआ दिखाई दिया, ये चमकता हुआ दिखाई दिया, ये चमकता हुआ दिखाई दिया। तो हमें पता लग गया 3 जगह बाइंड किया है, पिछला वाला 70 जगह बाइंड किया था, 3 जगह बाइंड किया है, इसका मतलब दोनों इंडिविजुअल का डीएनए अलग है, डिफरेंट है। अगर यहां भी ये प्रोब जाके 70 जगह बाइंड कर जाता, 70 जगह मुझे रेडियोग्राफी में अगर चमकीला दिखाई देता, 70 प्रोब अगर बाइंड कर गए होते तो मुझे पता लग जाता भाई दोनों इंडिविजुअल्स एकदम सेम है। वहां भी 70 बार बाइंड किया, यहां भी 70 बार, इसका मतलब ये तुक्का नहीं है, दोनों इंडिविजुअल्स का डीएनए जो है एकदम क्या है, सिमिलर है। ये आपको पता लग जाता। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। दोबारा सारी की सारी चीजों को देखें भाई, मेरे पास एक सेल है, कोई भी सेल हो सकता है आपकी बॉडी का, मैंने उससे डीएनए निकाला, इस डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े किए और उसमें NaOH डाल दिया जिससे कि ये डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाए। फिर इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को मैंने अगरोज जेल पे दौड़ाया जिससे कि साइज के हिसाब से डीएनए को सेपरेट मैं कर सकूं, और उसके बाद ये जब डीएनए के टुकड़े सेपरेट हो गए, इन टुकड़ों को मैंने मेम्ब्रेन के ऊपर नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर लगा दिया, यानी कि यहां पर मैंने ब्लॉटिंग करा दी, साउदर्न ब्लॉटिंग करा दी। फिर यहां पर मैंने वीएनटीआर को ढूंढने के लिए प्रोब छोड़ दिए, स्पेसिफिक प्रोब छोड़ दिए, या अपने कॉम्प्लीमेंट्री वीएनटीआर को ढूंढेंगे तो मैंने प्रोब छोड़े तो वो अपने स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस पे जाके बाइंड कर जाएंगे। जितनी भी जगह बाइंड किए ये रेडियो एक्टिव प्रोब, वो मैं देख सकता हूं ऑटो रेडियोग्राफी से, मुझे पता लग जाएगा कि कितनी जगह बाइंड किए हैं। समझ लो एक इंडिविजुअल में 80 बार बाइंड किए, यहां भी 80 बार बाइंड कर गए तो डीएनए सेम है। अगर एक जगह 80 बार बाइंड किया, यहां सिर्फ 32 बार बाइंड किया, इसका मतलब डीएनए डिफरेंट है, नंबर ऑफ वीएनटीआरस डिफरेंट है। ये आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की कंप्लीट टेक्निक हो जाती है, एंड टू एंड टेक्निक हो जाती है। ये आपने देखा, एक बार इसको अपने हाथों से जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा। आज हमारे पास टाइम की कमी थी और मुझे ये टॉपिक कंप्लीट कराना था, इसीलिए हम पहले ड्रॉ करके लेके आए थे, लेकिन आप इसे अपने हाथों से जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा। अब एनसीईआरटी में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कुछ है, वो देखेंगे हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आप डिफरेंसेस देखते हैं दो इंडिविजुअल्स में इन स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ डीएनए, जिसे हम रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं, क्योंकि यहां डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े मल्टीपल टाइम्स अपने आप को रिपीट कर रहे होते हैं। तो हमारा बल्क जीनोमिक डीएनए होता है जिसे हम कोडिंग डीएनए कहते हैं, ये आपका ऊंचा पीक देता है। बल्क डीएनए जो है ये मेजर पीक देता है, एंड आपका छोटा पीक दे रहा होता है कौन, सैटेलाइट डीएनए, यानी कि आपका रिपीटेटिव डीएनए। तो डिपेंडिंग अपॉन ये एटी रिच है या जीसी रिच है, डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा सेगमेंट, कितना बड़ा जो आपका डीएनए सीक्वेंस है अपने आप को रिपीट कर रहा है एंड कितनी बार रिपीट कर रहा है, आप सैटेलाइट को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, माइक्रो एंड मिनी, जो कि हम ऑलरेडी करके देख चुके हैं। इसकी डिटेल्स एनसीईआरटी में नहीं है, हमने डिटेल्स ले ली है। ये जो आपके रिपीटेटिव सीक्वेंस है ये पॉलीमॉर्फिज्म भी दिखाते हैं, एंड मेरे दोस्त ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये हेरिटेबल भी होते हैं, ये आपका अगली जनरेशन में भी जाते हैं। तो डीएनए जो है या ब्लड से निकाल लो, हेयर फॉलिकल से निकाल लो, स्किन से निकाल लो, बोन से निकाल लो, सलाइवा से निकाल लो, स्पर्म से निकाल लो, कहीं से भी निकाल लो मेरे भाई, सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म आपके हर सेल में देखने को मिलेगी। इसलिए फॉरेंसिक एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि आपकी जो पॉलीमॉर्फिज्म ये हेरिटेबल होती है, आपके पेरेंट्स से आप में एज इट इज आती है, इसीलिए ये जेनेटिक मैपिंग का एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार बनाती है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। जो सवाल हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, 2022 का और 24 का सवाल था, या 20 या 22 का सवाल था, अभी 2 सवाल जो हमने सॉल्व किए थे। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये आपके डीएनए में चेंजेस की वजह से आते हैं, पर ये ऐसी म्यूटेशन है जो बहुत ज्यादा एक्सेप्ट हो चुकी है मेरे भाई, 1% से भी ज्यादा पॉपुलेशन में जा चुकी है। सो अल्टीमेटली दे आर लाइक मोर एक्सेप्टेबल। यस, इसीलिए जो है ये बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं देती है। एलेक जेफरी साहब ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की और सैटेलाइट डीएनए को प्रोब की मदद से इन्होंने ढूंढना स्टार्ट किया। तो मेरे दोस्त वीएनटीआर जो है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, इनको ढूंढा प्रोब की मदद से। साउदर्न ब्लॉटिंग का भी यहां इस्तेमाल हुआ, जब जेल पे से आपने डीएनए कहां शिफ्ट किया, आपके मेम्ब्रेन पे शिफ्ट किया, और
मेम्ब्रेन पे जो डीएनए शिफ्ट हुआ, इस पे आपने प्रोब बाइंड करा दिया तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई, हाइब्रिड डीएनए बन गया। तो सबसे पहले आपने डीएनए निकाला एक सेल में से, उसके बाद उसे डाइजेस्ट किया यानी इसके छोटे छोटे टुकड़े किए एंडोन्यूक्लियस से, और इसमें NaOH भी डाला तो डीएनए आपका सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया। फिर डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट किया, उसके बाद ये जो छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं इनको ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन के ऊपर भेज दिया, नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर भेज दिया। देन आपके यहां पर प्रोब छिड़के तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई, एंड देन वो प्रोब रेडियो एक्टिव थे तो हाइब्रिड डीएनए को ऑटो रेडियोग्राफी से आपने क्या किया, डिटेक्ट कर लिया। तो VNTR जो है ये बेसिकली मिनी सैटेलाइट होते हैं, यस। और इनका कॉपी नंबर जो है ये वेरी कर सकता है हर इंडिविजुअल में। तो 0.1 to 20 KB इनका साइज हो सकता है, यानी 100 to 20,000 बेस इनका साइज हो सकता है, जो कि हमने देखा बढ़िया तरीके से। और आप जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे होते हैं, आपके पास समझ लीजिए एक बहुत छोटा सैंपल है, आपको कोई ब्लड सैंपल मिला और बहुत कम सैंपल है, तो आप उसकी कॉपीज बना लेते हैं। आपने वहां से जो डीएनए निकाला ना उसकी कॉपी बना लेते हैं। एक मशीन आती है, इसे कहते हैं PCR, बायोटेक में पढ़ते हैं हम, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की मशीन। तो बार बार डीएनए को रेप्लिकेट कराती है, उसकी कॉपी बनाती है। करोड़ों कॉपीज हम बना लेते हैं जिससे डीएनए का सैंपल साइज बढ़ जाए। मेरे पास डीएनए की कुछ कॉपीज थी, मैंने करोड़ों कॉपीज बना ली। अब मैं अलग अलग लैब्स में सैंपल भेज सकता हूं जिससे मेरे पास सैंपल की कमी ना पड़े। तो पीसीआर जो है ये आपका बेसिकली इस प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। बायोटेक में और डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है, यहां पर भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है थोड़ा बहुत। अब देखिए, यहां पर है इंडिविजुअल ए, यहां पर है इंडिविजुअल बी, और ये आपका सैंपल है, ठीक है, क्राइम साइट से मिला है, ये आपका सैंपल सी। अब देखिए कॉम्बिनेशन, आप देखिए यहां पर आपका रेड का बैंड यहां आ रहा है, यहां पे रेड का बैंड यहां आ रहा है, यहां पे रेड का बैंड यहां पे रेड का बैंड यहां, येलो बैंड यहां, येलो बैंड यहां, येलो बैंड यहां, येलो बैंड यहां, ब्लू बैंड यहां, ब्लू बैंड यहां, ब्लू बैंड यहां, ब्लू बैंड यहां, ये दोनों एकदम कॉमन है। तो बी जो है यही कातिल है। ए से कंपेयर करिए, रेड बैंड यहां कोई बैंड नहीं, रेड बैंड यहां कोई बैंड नहीं, येलो बैंड यहां, येलो बैंड यहां, येलो बैंड यहां कोई बैंड नहीं, ब्लू बैंड यहां, ब्लू बैंड यहां, ब्लू बैंड यहां कोई बैंड नहीं। यानी एक दो चीजें तुक्के से कॉमन हो जाती हैं, इसीलिए अलग अलग क्रोमोसोम्स पे आपको रिसर्च करनी होती है, अलग अलग क्रोमोसोम के जब आप डीएनए को कंपेयर करेंगे, क्योंकि डीएनए आपका इतना बड़ा है, कोई ना कोई चीज तो कॉमन निकल ही जाएगी। इसीलिए आप जब बढ़िया तरीके से सारी की सारी रिपीटिशंस को देखते हैं, अलग अलग सीक्वेंसेस को देखते हैं, अलग अलग VNTR को देखते हैं, तो आपको पता लग जाता है कौन सा इंडिविजुअल सेम है, कौन सा आपका डिफरेंट है। तो यहाँ बी वाला जो है ये सी से एकदम कॉमन सा मिलता जुलता चल रहा है। आइए कुछ सवाल सॉल्व कर लेते हैं और इनके बारे में जान लेते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय जेफरी, साहब का नाम ले लो, मिस्टर जेफरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग मिनी सैटेलाइट, यानी आपके VNTR के बारे में कौन सी बात करेक्ट है? ये जीसी रिच होते हैं, हाँ, माइक्रो सैटेलाइट आपके 80 रिच थे, ये जीसी रिच है। इंडिविजुअल्स वेरी इन साइज, नंबर एंड लोकेशन ऑफ दिस मिनी सैटेलाइट, एकदम सही बात है। साइज जो है इनका 10 से 50 नाइट्रोजनस बेस पेयर हो सकता है, और रिपीटिशन भी 10 से 400 बार हो सकती है। तो साइज और रिपीटिशन दोनों अलग अलग हो सकते हैं, इन्हें VNTR भी कहते हैं। एकदम सही बात है, सारी बातें करेक्ट है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिकॉग्नाइज द डिफरेंसेस इन सैटेलाइट डीएनए में या रिपीटेटिव डीएनए में, दोनों में देख सकते हैं, बल्क डीएनए में नहीं। तो भैया रिपीटेटिव डीएनए जो है इसी का एक टाइप है सैटेलाइट डीएनए, इनमें आप रिपीटिशंस देख रहे होते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। कौन सी सैटेलाइट में? मिनी सैटेलाइट में, VNTR में। तो दोनों बातें अपने आप में करेक्ट है, क्योंकि मिनी सैटेलाइट भी रिपीटेटिव ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? कौन सी ब्लॉटिंग? साउदर्न ब्लॉटिंग, स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर डीएनए, जहां आप मेम्ब्रेन पे डीएनए भेज रहे होते हैं आपकी जेल से। एंड if an inheritable mutation is observed in a population at high frequency, एक ऐसी म्यूटेशन है जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में जा रही है, 1% से भी ज्यादा पॉपुलेशन में जा चुकी है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, बहुत एक्सेप्टेबल है। सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए या आरएनए का कोई स्ट्रैंड है जो कि आपका क्या है, डीएनए या आरएनए का कोई स्ट्रैंड है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड है और रेडियो एक्टिव है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रोब कहते हैं। ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को ढूंढ लेता है। यस, फ्रॉम द साइट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डीएनए सैंपल ए वाज टेकन, पुलिस हैव 3 सस्पेक्ट्स बी सी डी, यानी इनमें से कोई एक कातिल है। तो बताओ कौन सा कातिल है? यहां पे आपका ए यहां पे आ रहा है, यहां पे आया, यहां पे आया, यहां पे आया, ये सब में कॉमन है, ठीक है। इसमें ऊपर एक छोटा सीक्वेंस आ रहा है, तो ये तो सबसे अलग हो गया, इसको हटा दो। फिर यहां आया, यहां आया, यहां आया, ये दोनों अभी भी कॉमन है। यहां है टॉय 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 टॉय, अभी भी कॉमन है। ये आपका है टॉय, ये आपका टॉय, ये आपका टॉय, यहां भी कॉमन है। यहां एक एक्स्ट्रा आ रहा है जो यहां नहीं था, तो इसको भी हटा दो, बी भी हटा दो। मिस्टर डी जो है ये आपका क्या हो जाएगा? कातिल हो जाएगा। एज इट इज सारी की सारी चीजें जो है यहां यहां
यहां यहां एंड यहां 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 एंड यहां, मिस्टर डी जो है आपका कातिल हो जाएगा। तो डी वॉज द क्रिमिनल। बी क्रिमिनल नहीं है, सी क्रिमिनल नहीं है, बोथ बी एंड डी वर क्रिमिनल नहीं मेरे भाई, यहां पे एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच आ रहा है, इससे आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। उत्तर आ जाएगा मिस्टर ए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व दिस करेक्ट सीक्वेंस बता दो ना, अभी बता देते हैं। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सबसे पहले तो डीएनए निकालोगे किसी सेल से, ठीक है। सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डाइजेशन ऑफ डीएनए, पहले इस डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े करोगे, ठीक है। फिर इन टुकड़ों को सेपरेट करोगे जेल पे, फिर जेल के बाद इन टुकड़ों को भेज दोगे आप मेम्ब्रेन पे, मेम्ब्रेन के बाद क्या करोगे आप इनके ऊपर प्रोब छिड़क दोगे, और प्रोब छिड़कने के बाद आप ऑटो रेडियोग्राफी में देख लोगे कि प्रोब कहां कहां बाइंड किया है। तो सबसे पहले हो जाएगा ACBD FE, ACBD FE, ACBD FE, मिस्टर सी बिकम्स द राइट आंसर। यस, ये आपका कार्यक्रम कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, सवाल यहां से बहुत हार्ड नहीं आते हैं, एनसीईआरटी में बस ये टॉपिक दे बहुत टिपिकली रखा है, घुमा फिरा के इतनी सारी इंफॉर्मेशन। आराम से जब आप अपने हाथों से एक बार ड्रॉ कर लेंगे इस डायग्राम को, आराम से जब आप मिनी माइक्रो सैटेलाइट वाला और वो जो ग्राफ है उसको ड्रॉ कर लेंगे, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो आप लोगों को अगर ये टॉपिक एक बार में समझ में आ गया है, एक बार तारा रारा लिख दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट सेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, काफी डिटेल में और काफी बढ़िया तरीके से लाइव क्लास के अंदर। अभी हम जा रहे हैं जोधपुर, आज सैटरडे है, तो सैटरडे को इस टाइम जब आपकी क्लास आ रही होगी, होपफुली आई विल बी इन जोधपुर ओनली, और उसके अगले दिन आई विल बी इन उदयपुर। और उसके बाद मैंने टीम को अभी के लिए थोड़ा सा हॉल्ट पे करने को बोल दिया है मेरे सारे इवेंट्स को, बिकॉज थोड़ा बहुत आपसे मुलाकात करके ऑब्वियसली अच्छा लगता है, पर क्लासेस को दाव पे लगा के अच्छा नहीं लगता है। तो पहले हम थोड़ा सा सिलेबस पे भी अभी फोकस करेंगे, जो कि हम करते ही हैं, बट स्टिल मतलब थोड़ा सा ना ट्रैवल में क्या होता है कि कई बार फ्लाइट्स लेट हो जाती हैं, जैसे लास्ट टाइम हमारे साथ हुआ कि फ्लाइट लेट हो गई, उस चक्कर में हमारी क्लास हैम्पर हो गई। तो वो मेरे हाथ में भी नहीं है, आपके हाथ में भी नहीं, किसी के हाथ में नहीं, वो एक वेरिएबल है, लाइफ में आ सकता है कभी भी, पर उस वेरिएबल पे खेला नहीं जा सकता। उसमें क्या है, परेशानी बढ़ती है, मेरी एज अ टीचर परेशानी बढ़ती है कि आपका सिलेबस थोड़ा लैग हो जाता है, मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता, ऑन अ पर्सनल लेवल किसी भी टीचर के लिए अच्छी चीज नहीं है, और स्टूडेंट्स को तो वैसे ही अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी दोस्ती बहुत गहरी है, हमारी मुलाकात होनी चाहिए, हमारी दोस्ती अटूट है। तो मैं चाहता हूं कि डेली मुलाकात हो, इनफैक्ट ज्यादा ही मुलाकात हो। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि अभी हम चीजों को थोड़ा सा ट्रैक पे लेके आए, बढ़िया तरीके से थोड़ा पेसअप करें चीजों को, एंड मस्त तरीके से हमारा सिलेबस थोड़ा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम आपसे मिलना जुलना और बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर रहे होंगे। ऑलराइट, सो ये है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पहला लेक्चर जो है वो मैं आपको ऑलरेडी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में करा चुका हूं, उसको देख के आइएगा। अगर आप बोलेंगे मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, पर फायदा नहीं है दोबारा पढ़ा करके, तो अगर आप कहेंगे आई कैन टीच अगेन एकदम रॉ लेवल पे, लेकिन फिर भी आपसे गुजारिश है कि आप देख के आइएगा, जिससे हम सीधा मोनो हाइब्रिड क्रॉस स्टार्ट कर सकें और अच्छे तरीके से मेंडल साहब की डिस्कशन स्टार्ट कर सके, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेंडलियन जेनेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर्स है वो पढ़ेंगे, म्यूटेशन हम लोग इस चैप्टर में कर लेंगे। जो इस चैप्टर में हमारा एक छोटा सा म्यूटेशन वाला पार्ट छूटा है, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, म्यूटेशन वी विल कवर इन दिस चैप्टर। यस, तो टेंशन मत लेना। ऑलराइट, उसके बाद हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक छोटा सा अलग से आपको शीट देंगे, क्योंकि बड़ा चैप्टर था तो इसकी अलग से एक शीट मिल जाएगी आपको। एंड अदर देन दैट फिर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की ओर हम बढ़ेंगे। इकोलॉजी इज मोर और लेस थ्योरेटिकल, उसमें कोई इतनी बहुत भारी टेंशन वाली बात नहीं है। तो मेन जो है आपका अभी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर बचता है, उसको हम लोग एकदम वन बाय वन सॉर्ट करते रहेंगे। ऑलराइट, चल, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बाय बाय, शुक्रिया, मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।